पिछले क्लास में कहाँ तक बताए थे? पिछले क्लास में कहाँ तक बताए थे? धूल ज्यादा आ गया होगा इसी कारण से। धूल के कारण इसमें पानी डालना पड़ा होगा। पीछे भी है पूरे क्लास में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। धूल कम उड़ेगा, धूल रहेगा ही नहीं। क्या साउंड थोड़ा और बढ़ा दीजिए, आ जाएगा अभी साउंड क्लियर। आप लोग को तो आवाज पता ही नहीं चलता है हमको। आप लोग एक साथ बहुत सारे लोग पीछे से बोलते हैं। अभी ठीक जा रहा है? बैठ जाओ, ले पीछे वाला बैठो। और एकदम 8 बजे आ जाए करें आप लोग, ठीक। अगर वर्तमान से तुलना करेंगे तो अवध कहाँ रहेगा? उत्तर प्रदेश में। तो मीर कासिम जो है वो अवध पहुंचा है, और अवध का जो नवाब है, इस नवाब का नाम है शुजा उद्दौला। क्या नाम है? इसका नाम है शुजा उद्दौला। क्या नाम है? कहाँ का नवाब है? अवध का, ठीक है। इससे मिलने के लिए कौन पहुंचा है? मीर कासिम। बंगाल से आया हुआ है मीर कासिम। मीर कासिम मुलाकात करके और शुजा उद्दौला को क्या कह रहा है कि जब तक ये अंग्रेज भारत में रहेगा, जब तक दिक्कत होगा, चाहे कोई शासक कहीं का रहे, चाहे बिहार का रहे, बंगाल का रहे, मुगल शासक रहे, लेकिन जब तक अंग्रेज भारत में रहेंगे या कंपनी भारत में रहेगी, तब तक लगातार परेशानी होगा ही होगा। और ऐसे में मीर कासिम के साथ मिल करके और इस समय एक बहुत बड़े युद्ध की रणनीति तैयार करना चाहता है मीर कासिम। कौन? मीर कासिम किस बात से जो है अग्री कर गया है? शुजा उद्दौला सहमत है कि बिल्कुल हम लोगों को मिल करके और भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहिए। देखो समय लगभग 1763 और अराउंड 150 साल व्यापार कर चुका है ब्रिटिश भारत में, क्योंकि भारत जो कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची वो 1600 और अभी ये 1763। लगभग हुआ कि नहीं हुआ? और लगभग 150 साल तो व्यापार कर चुके। ये केवल व्यापार का फेज है 150 साल। ये पढ़ा रहा हूं तो मेरे जो सेंटेंसेज है, मेरे जो लैंग्वेजेस है, इसको लेकर तुम हैबिचुअल हो जाओगे। जो टीचर जिस क्लास में पढ़ाते हैं, बोलने, समझाने, लिखवाने का तौर तरीका कुछ ही दिन में पता चल जाता है कि किस तरीके से बोलेंगे सर, कितना तेजी से बोलेंगे, कब पढ़ाएंगे, कब लिखाएंगे, तरीका क्या है, पहले पढ़ाना है उसके बाद लिखाना है। अलग अलग तरीका तो टीचिंग का होता है ना। कुछ लोग आपको, कुछ टीचर्स कहते हैं कि आप घर से पढ़ करके आइए फिर हम पढ़ाएंगे। नहीं, लेकिन अगर घर पे पढ़ने से समझ में आ ही जाता तो बेचारा यहां क्या करने आता। उससे बेहतर तरीका यह होता है टीचिंग स्किल में कि पहले हम पढ़ा देंगे, लगभग 80% अराउंड अगर आपका उससे रिलेटेड फैक्ट क्लियर हो गया, आप घर पे जाकर के कोई रेफरेंस किताब तब पढ़िए, तब ने पढ़ने में मजा आएगा कि सर ये बात बताए थे, देखो लिखा हुआ है। और अगर वहां पर 70-80% आपको मिल रहा है, क्योंकि लैंग्वेज तो ज्यादा या कम हो सकता है, जैसे बहुत सारी बातें हम लिखवाते नहीं है लेकिन बोलते हैं वर्बली कि ऐसे ऐसे ये परिवर्तन हो रहा है, तो वो बात किताब में मिलेगा वहां पे। तो बेस्ट वे, मतलब इसमें ये होता आपके लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, जैसा आप पढ़ रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं, कि पहले हम आपको पढ़ाएं और फिर उसके बाद आप उसी टॉपिक को घर पर जाकर के पढ़ें किसी किताब में। ये बेस्ट तरीका हो सकता है। या हम जो पढ़ाएं और आपको नोट्स बनवाए हैं, उसी को 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद आपको रिवीजन करना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी बताएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, तुमको लगता है कि एकदम सही बता रहे हैं सर, और वाकई आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा ही होता है, इसमें वोलाटाइल मेमोरी होता है कि जब भी कोई बात बताया गया है और अगर आप वो ट्रिगर नहीं किया है तो आप बहुत जल्दी उसको भूलने लगोगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहे? दोनों तरीके से दिमाग करता है काम। अगर कोई बात हम बताएं और ट्रिगर कर गया तो तुमको बहुत दिन तक याद रहेगा, हमेशा भी याद रह सकता है। जैसे मान लो तुम क्लासरूम में हो और हम तुमको खड़ा करवाएं, 4 सवाल पूछे, जवाब नहीं दे पाए, और उसके बाद खूब बुरा भला कहें, एक आध डंडा जड़ भी दिए, वो बात तुमको याद रहेगा। वो बात तुम नहीं भूलोगे कि हमको सर मारे थे, हमको पिटैया हुआ था, इस समय सवाल का जवाब नहीं, उस सवालों को तुम नहीं भूलोगे। लेकिन अगर वैसे ही बात को हम पढ़ाते हुए बताते चले जाएं, आज भूल रहे हो 1 हफ्ता में निकल जा रहा है। इसीलिए तो बच्चों को स्कूल में कई बार पीटा जाता है या सजा दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? ताकि तुमको ये बात याद आए कि तुम इसका जवाब नहीं दिए थे और नहीं देने के कारण तुमको सजा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? इसीलिए बच्चों को ये सब किया जाता है।
नए नए तकनीक सिखाए जाते हैं, खिलौनों के साथ खिलाया जाता है ताकि उसका दिमाग ज्यादा काम करे। उसके लिए बच्चों को कार्टून पसंद है, कार्टून दिखा करके कुछ सिखाया जाता है। जब आप प्ले स्कूल में देखोगे तो प्ले स्कूल में बच्चों को कार्टून दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है सर? प्ले स्कूल तुम लोग समझते हो? छोटे बच्चों को ना खेलने के लिए स्कूल में भेजा जाता है। हमारे टाइम में प्ले स्कूल नहीं था। प्ले स्कूल की जरूरत हो, घर लाओ स्कूल था उस समय। बाहर भाग गया तो आ ही नहीं रहा है घर पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तो और डंडा लेकर के पापा ढूंढ रहे हैं कहां खेल रहा है, माता जी अलग ढूंढ रही है। नहीं, अभी के बच्चों को दिक्कत पता है क्या होता है? खास करके शहरों में ये दिक्कत बहुत अधिक होता है। जैसे शहर में क्या है, परिवार जनरली छोटे होते हैं, माता पिता हैं केवल, और अगर दोनों वर्किंग है तो बच्चों को कौन संभालेगा? एक लिमिट तक ही आप छुट्टी ले सकते हैं। तो जैसे ही 3 साल 2.5-3 साल का हो जाता है, बच्चों को प्ले स्कूल में डाला जाता है कि पूरा दिन कम से कम उसका केयर कर सके कोई। तो उसके लिए जो है वहां पर एक से एक तरीका दिखाया जाएगा, क्योंकि माता पिता के साथ बच्चा नहीं है तो कुछ कार्टून दिखाया जाएगा, खिलाया जाएगा। बस समझ में आ रहा है? गांव में सब जरूरत ही नहीं पड़ता है। गांव में प्ले स्कूल का काम करते हैं दादा दादी। नहीं, वो उसका एकदम स्पेशल टीचर है, समझ लो। लोग कहते हैं शहर, अरे शहर से ज्यादा गांव में है चीजें। समझ पा रहा? उसके लिए एकदम 24 घंटे। और अगर उसके अलावा भी दादा दादी हैं, मतलब जहां पर भी खेल रहा है 4 लोग उसको देखते ही रहेगा। छोटा बच्चा रहता तो नहीं रहता है, मतलब अगर है, मान लो कोई एक छोटा बच्चा, तो कम से कम 4 लोग संभालने वाले हैं। और तो और गांव में अलग ही ट्रेंड रहता है, 2 घंटा वो गोदी में लेगा, 2 घंटा वो लेगा गोदी में। बच्चा लेके गली में निकल जाओ, उसके बाद सब महिला बारी बारी से 2-2 घंटा गोदी में खिलाएगा। होता है कि नहीं होता है गांव में? कभी उस घर में, कभी उस घर में। शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में जिसका बच्चा है उसी को केयर करना है, या तो उसकी जिम्मेदारी। और आपके पास समय नहीं है तो बेबी केयर के लिए आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, दाई आती है। समझ में आ रही है? बड़े शहरों में क्या होता है, दाई आती है, पूरा दिन का बच्चा खिलाने के लिए पैसा लेगी, महीने का 20-25 हजार रुपए। हाँ, ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों को ऐसे फ्यूचर में बता देते कोई नौकरी वोकरी नहीं लगे तो इसे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कभी कभी तो मेरा मन करता है कि तुम लोगों को बहुत चीज समझाए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो है कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बताएं, बिहार के लोग जैसे नहीं जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने से आप कई सारे कामों को कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए जो टीचिंग के लिए जो टेक्निक्स होते हैं, उसके टेक्निक्स को भी आप सीख सकते हैं। यहां पर लोग सीखते कम है और सीखना कम चाहते भी है। उसको लगता है कि बस एक तरफ नहीं, बहुत सारे नॉलेज आपको होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के लिए भी अलग अलग फील्ड की जानकारी कम से कम होनी चाहिए। चलो ठीक है, सारे फील्ड में जाओ नहीं, लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि आप कम से कम ऐसे 8-10 तो कम से कम मल्टीपल जानना चाहिए आपको। क्योंकि इन फ्यूचर आपको, अगर आप कुछ प्राइमरी काम करते हैं तो उसके साथ किसी भी व्यक्ति का एक सेकेंडरी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि उसका दिमाग या फिर ध्यान जो है उस पर बटा हुआ रहे। जैसे क्या होता है कि जब आप किसी जॉब को करते हैं तो जॉब करने के बाद एक समय के बाद आपका जॉब आपको बोरिंग लगने लगता है। किसी भी नौकरी को करेंगे तो, मतलब अगर आप सरकारी नौकरी में नौकरी करना शुरू कर दिए तो 8-10 साल जब करोगे, 5-6 साल जब करोगे नौकरी, तो तुमको लगेगा कि मजा नहीं आ रहा उतना। और ऐसा इसीलिए होता है कि रिपीटेशन, आपके काम का रिपीटेशन होता है। तो वैसे में आप देखोगे जनरली कोई ऑफिसर्स, अधिकारी या कोई भी डॉक्टर या कुछ भी हो, तो प्राइमरी चीज को छोड़ करके सेकेंडरी चीज पर अपना कुछ कुछ ध्यान देगा, अपना समय देगा। जनरली उसका हॉबी हो सकता है, लाइक कोई डॉक्टर है और उसको सिंगिंग पसंद है, तो डॉक्टर का अपना काम करेगा दिन का 7 से 8 घंटा, और उसके बाद जो समय मिलेगा हो सकता है कि किसी सिंगिंग या फिर किसी वैसे स्कूल में जाएगा जहां पर उसको संगीत सीखने का मौका मिले और बजाने का मौका मिले। बात समझ में आ रहा है? और उसी फोकस की वजह से पूरा दिन का जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? किसी को डांस पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, कला करना है ना, तो वैसे में, या किसी को मान लो इसके अलावा कोई भी हॉबी हो सकता है। तो प्राइमरी काम जो करते हैं, प्राइमरी काम के अलावे बचे हुए टाइम में जो काम करते हैं, जो हॉबी हो सकता है आपका, या आप कुछ चाह रहे हो कि अपने आप को एक्सप्लोर किसी और फील्ड में करें, तो वो भी करना ही चाहिए। वो गलत नहीं है, क्योंकि आप सेम काम को करते करते, सेम रिपीटेशन को करते करते, आपके साथ हो सकता है ऐसा कि आप उससे बोर हो जाएं। जब आप पढ़ाई करते हैं 24 घंटे आप नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। ये मोटिवेशन एक लिमिट तक सही है कि आप पढ़ाई करिए, मैक्सिमम पढ़ाई करिए, लेकिन जब आप कभी इससे बोर हो तो आपके भी कुछ हॉबी होते हैं आपके, जो लाइक कि
आपका बायोडेटा या फिर कह सकते हैं आप ऐसे कुछ अपना परिचय देते हैं तो उसमें एक मेंशन होता है हॉबी। और ये ऐसा नहीं है, आप बीपीएससी यूपीएससी के इंटरव्यू भी देंगे तो उसमें हॉबी मेंशन करना होता है। और हॉबी मेंशन क्यों रहता है आप सोच करके देखिए, अगर कि केवल अगर आप तैयारी कर रहे होंगे या इतना गंभीर थे तो हॉबी जैसी चीज तो होनी ही नहीं चाहिए थी। जबकि हॉबी क्यों होता है, इसीलिए होता है कि आप सेम काम को रिपीटेड रिपीटेड एंड रिपीटेड जैसा पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, हमेशा पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उसमें आपका एक हॉबी इंक्लूड होना चाहिए। किसी को आर्ट करना, पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो आप बचे हुए टाइम में पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप सिंगिंग भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो पूरा स्ट्रेस है एक काम को करने से, उससे आप थोड़ा रिलैक्स हो पाए। बात समझ में आ रही ना रहा? तो ये आपका आपके लाइफ में हॉबी होता है। आपके पास में भी है, ऐसा नहीं है। मान लो आपको गेम खेलना पसंद है, तो जैसे ही टाइम मिलेगा आप गेम खेलना शुरू कर देंगे। आपको रील देखना पसंद है, आज के टाइम पर तो नया हॉबी आ चुका है, पहले ये सब हॉबी थे नहीं। पहले हॉबी में लड़कियां लिख दिया पेंटिंग और कुकिंग और रीडिंग बुक, फिक्स ये तीनों में से कोई एक चीज लिख देगा। पेंटिंग लिख दिया, कुकिंग लिख दिया, रीडिंग बुक लिख दिया, और ये लोग प्लेइंग क्रिकेट लिख दिया। लड़के तो ऐसा ही होता है, हॉबी मेंशन करना रहता है आपके प्रोफाइल में, ठीक है ना। तो ये कॉमन होता था। तो अब क्या है कि हॉबी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। लोग क्रिकेट भी अब कम कम खेलते हैं, है ना। डिजिटली लोग इतना जुड़ चुके हैं कि क्रिकेट कम खेलते हैं, है ना। क्रिकेट देखते जरूर है, गेम खेलेंगे मोबाइल में। तो ये होता है आपका हॉबी। आपके लाइफ में हॉबी का भी जो है ना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तभी तो यूपीएससी की तैयारी करोगे तब तक आपके हॉबी को लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने उसमें लिख दिया है कि हमको सिंगिंग पसंद है हॉबी में, तो आपसे गाना गवा देगा इंटरव्यू में। समझ में आ रहा है? आपको गाना गाना पड़ेगा उस यूपीएससी के इंटरव्यू में। अगर आप उसमें लिख दिए पोइट्री करना, है ना, तो उसमें अगर आपको है ना, तो आपको पूरा कविता सुनाया जाएगा, सुनाना पड़ेगा आपको कविता, आपको कविता भी सुनाना पड़ेगा। और हो सके अगर डांस है तो डांस के बारे में भी पूछ ले। अगर आपने लिख दिया प्लेइंग क्रिकेट, तो हो सकता है कौन कौन सा मैच के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है ना। कौन सा मैच जो ऐतिहासिक बना था 20 साल पहले भी, 30 साल पहले भी, वो भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हर चीज का एक रोल होता है, और उस रोल को आपको समझना होगा। बंगाल के बताओ कौन है मीर कासिम, अवध के कौन है? अवध का नवाब तैयार तो हो गया सुजाउद्दौला, लेकिन ये कहा कि मुगल शासक से भी पूछ लेना चाहिए, ठीक है। और मुगल शासक का नाम है शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। बात समझ में आ रहा है? और ये तीनों ने मिल करके रणनीति बनाया है कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? और एक बहुत बड़े युद्ध की पृष्ठभूमि यहां से तैयार हो गई। अंग्रेजों को पहले से ऐसा अनुभव, या कंपनी को पहले से ऐसा अनुभव नहीं था कि इतना बड़ा कोई युद्ध होने वाला है, कि भारत की तीन बड़ी शक्तियां मिल जाएगी। यहां से मुगल मिल जाएगा, यहां से अवध मिल जाएगा, और बंगाल का मीर कासिम मिल जाएगा। और जब ऐसे युद्ध की रणनीति तैयार हो गई, अंग्रेजों के पास में कोई चारा नहीं बचा। उसको लगा अब लड़ाई करना ही पड़ेगा। समझौता का कोई बात ही नहीं था, ये समझौता करना ही नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं अब ये सुनना कि भारत में अंग्रेज व्यापार करेगा तो टैक्स देगा, नहीं, अब सीधे युद्ध की स्थिति है। और ऐसे युद्ध की स्थिति में सबसे बड़ा समस्या आया कि कंपनी की तरफ से या अंग्रेजों की तरफ से कौन है जो इस युद्ध के विरुद्ध में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व करेगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं है? आपको पता हो कि सामने एक भारी भरकम टीम आपसे लड़ने के लिए आ रही है, तो दूसरा जो विपक्ष का टीम है उसका कैप्टन बनना भी इतना आसान थोड़े है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर भारत से मैच है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के कैप्टन के ऊपर कितना जिम्मेदारी होगा, कितना दबाव होगा, इस बात को सोचो। होगा कि नहीं होगा? नेपाल से मैच हो तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान का मैच भारत से हो, दोनों कैप्टन पर कितना दबाव होगा। और वैसी स्थिति जब बनी है, तो कंपनी ने जो है इस समय हेक्टर मुनरो को, किसको बोला हमने? हेक्टर मुनरो को सेना का नेतृत्व संभालने का जिम्मेदारी दिया है। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और इस तरफ से अंग्रेजी सेना, अंग्रेजों का सेना, ब्रिटिश सेना, और एक तरफ से भारतीय सेना। एक तरफ देखा जाए तो ये ब्रिटिश सेना, और एक तरफ अगर देखा जाए तो ये भारतीय सेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समय है 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर
बिहार का बक्सर का मैदान, बिहार का बक्सर का मैदान, और इसी मैदान में दोनों तरफ जो है, अगर दोनों तरफ देखा जाए, एक तरफ अंग्रेजों का और एक तरफ भारतीय सेना, दोनों तैयार है लड़ने के लिए। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का मैदान, और इस मैदान में भारी भरकम सेना, खास करके भारतीय सेना की यदि बात किया जाए तो अवध का जो नवाब सुजाउद्दौला है, इसके पास में 1 लाख सेना है लगभग। कितना है बताओ? अरे जिसके पास सेना ज्यादा रहता उसी से तो मिलने के लिए मीर कासिम जाता। अब जिसके पास सेना ही नहीं रहेगा तो उसको लेकर के कहां अंग्रेज से लड़ने के लिए जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीर कासिम मिलने के लिए गया अवध का नवाब सुजाउद्दौला से, इसके पास 1 लाख से अधिक सेना है। और तभी अवध को भी लग रहा था कि अब इतना बड़ा सहमति अगर हर जगह से मिल रहा है तो युद्ध करना चाहिए। मुगल शासक शाह आलम सेकंड को भी लगा कि अगर ये और ये तीनों सेना मिल जाए, हालांकि बंगाल के नवाब मीर कासिम के पास में कोई बड़ा सेना नहीं है, वो तो है ही नहीं नवाब, अब तो अपने साथ में ही कुछ ही लोग केवल है, लेकिन फिर भी एक बेहतर रणनीतिकार था। तीनों मिल करके बक्सर के मैदान में आमने सामने आ गया। भारतीय सेना में 1 लाख से अधिक और अंग्रेजों के सेना में लगभग 10,000। कितना? 10,000। अंग्रेजी सेना में कितना? 10,000। उसमें अगर अंग्रेज कहा जाए तो 2 से 3,000 ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब भारतीय जो लोग नौकरी करते थे अंग्रेजों के यहां, वही सेना में शामिल है। बात समझ में आ रहा है? जैसे ब्रिटिश रूल भी जब चलना शुरू हुआ तो भारतीय लोग तो कांस्टेबल सिपाही सेना में रहते ही थे, अधिकारी केवल अंग्रेज रहते थे, अधिकारी केवल। और एक तरफ इधर 10,000 और एक तरफ इधर 1 लाख से भी ज्यादा। समझ रहे? कोई कंपेरिजन है? 10 गुना से भी ज्यादा, 10 गुना से भी ज्यादा। यहां 10,000 और यहां 1 लाख से भी, दोनों का सेना आमने सामने खड़ा हुआ बक्सर के मैदान में। कहां? और भारतीय सेनाओं के बीच में जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। इन लोगों को लग रहा है हम 1 लाख से भी ज्यादा, इधर 10,000 है। इन लोगों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है? फिर से वही बात चलेगा कि कहां 1 लाख, कहां 10,000। और अब तो 5 गुना नहीं बल्कि 10 गुना है। समझ में आ रहा है? पानीपत के पहले लड़ाई में तो 5 गुना था, बाबर में 20,000, तो इब्राहिम लोदी में 1 लाख, तो 5 गुना। यहां कितना गुना? 10 गुना। भारतीय सेना अंग्रेजी सेना के सामने 10 गुना है। कितने गुना? एक व्यक्ति को मारने के लिए कितना व्यक्ति? 10 व्यक्ति। सोचो, मारने का भी मौका ठीक से नहीं मिलेगा। अगर एक को पिटने के लिए 10 आ जाए सामने सामने से, तो मारने का भी मौका नहीं मिलेगा ठीक से। ये लोग भी पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में है। लेकिन ये लड़ाई भी जो लड़ेगा भारतीय, वो ट्रेडिशनल तरीके से ही लड़ेगा। तो ट्रेडिशनल तरीका क्या आपको हमने पहले बता दिया है। ये लोग पहले आगे करेंगे हाथी को। किसको आगे करेंगे? ये लोग आगे करेंगे हाथी को, और अंग्रेज आगे करेगा तोप को। किसको आगे करेगा? ये आगे करेगा तोप। भारतीय सेनाओं के पास में तोप नहीं होता था। मीर कासिम जो बनाना शुरू किया था उस पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अरे मीर कासिम तो बम बारूद बना ही रहा था, और मुंगेर में कहा, उस पर भी अंग्रेजों ने कब्जा। नवाब नहीं है तो कोई अधिकार नहीं है। और ऐसी स्थिति में दोनों का सेना आमने सामने, इधर 1 लाख और उधर, समझ में आ रहा है? एक लिख रहा है आधुनिक बिहार अभी शुरू नहीं हुआ है क्या? डेली पढ़ोगे तब तो पता चलेगा तुमको। क्या नाम है? कोमल कुमारी। डेली पढ़ा करो क्लास, तब समझ में आएगा तुमको। कह रहा है शुरू नहीं हुआ है क्या? ठीक है। तो जब दोनों का आया तो फिर यहां नजदीक, इधर हाथी एक तरफ आ गए और इधर से तोप नजदीक। ठीक है। तोप अंधाधुन चलना शुरू हुआ, और तोप अंधाधुन जब चलना शुरू हुआ, जितने भारी संख्या में यहां पर हाथी है उतना ज्यादा नुकसान है। जितना ज्यादा हाथी उतना बड़ा नुकसान। हाथी के ऊपर तोप का गोला बरसना, और तोप का गोला जो होता है आग के लपेटे में होता है। बात समझ में आ रहा है? आग के, अरे जैसे मिसाइल मारा जाता है तो उतना बड़ा होता है, बस ये समझ लेना तोप भी एक आग का गोला ही है, बस कम है। और जहां पर तोप का गोला पड़े और कोई हाथी पर पड़ जाए तो वहीं पर समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक स्थिति होगा। और एक हाथी को जब 10 हाथी देखे
समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? असली डर तो तब होगा जिसके साथ घटना हो रहा है वो तो उतना ही देर के लिए, लेकिन जो देख रहा है वो तो पहले से सहम रहा है। और ऐसे आवाज के साथ में तोप चल रहा था, आवाज भी खूब करता है। जंगली जानवर आवाज से भी डरता है, आग से भी डरता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? और ऐसे में पूरा हाथी जो है इतना भारी संख्या में था, पूरा भगदड़ मच गया। और भगदड़ मच गया तो हाथी को क्या समझ में आया किसका सेना कौन है? हाथी को क्या समझ में आया किसका सेना कौन है? और इससे हाथी को मतलब ही क्या है कि किसका सेना है? हाथी जब मेला में पगलाता है तुम लोग देखता ही है, वीडियो में नहीं देखा है कम से कम कि मेला में हाथी पगला जाएगा ना तो पूरा मेला को तहस नहस कर देगा एकदम, जितना मेला है पूरा तहस। और ऐसे ही जो है बक्सर के युद्ध में पूरा भगदड़ मच गया और कुछ ही घंटों में लाखों की संख्या में भले ही था ये सेना, लेकिन सेना भी जब देखा कि हमारा हाथी हम ही को कुचलना शुरू कर दिया, अरे जो बक्सर में भारतीय सेना है उसी का हाथी कुचलना शुरू कर दिया, तो कहा कि अब रुक करके क्या फायदा है, सब भागना शुरू कर दिया। और भागना जब शुरू कर दिया तो इस प्रकार से धीरे धीरे हेक्टर मुनरो ने इस पूरे युद्ध में जो है इस युद्ध में अपना कमान या अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो का जीत हो गया। किसका जीत हो गया? 22 अक्टूबर 1764। और जैसे ही हेक्टर मुनरो का जीत हुआ तो इस जीत के बाद इस समय शाह आलम सेकंड और शुजा उद दौला दोनों को बंदी बना लिया गया। अवध के नवाब को भी और मुगल को भी, यहां अवध के नवाब को भी और यहां मुगल शासक शाह आलम दोनों को बंदी बना लिया गया। मीर कासिम फरार हो गया। मीर कासिम फरार हो गया। समझ लो स्थिति कितना गंभीर हो गया है। आपका दोस्त आपको फोन करके बोला है, भाई देखो ना पटना कॉलेज के सामने मैटर हो गया है। मैटर तो बहुत होता है, जल्दी आओ। अब दोस्त का बात है, दोस्त बोल दिया तो बोल दिया, अब जाने का तो मतलब जाने का है कि नहीं। तुम सीधे निकले और सीधे पहुंचे पटना कॉलेज। तुम देख रहे हो हमको बुला तो लिया है, हम लोग सब मिला के 4 हैं और सामने 40 है, और सबको कूटना शुरू कर दिया एक ही बार, और साथ ही साथ मोबाइलों छीन लिया और पकड़ करके सबको एक कमरा में बंद कर दिया। जो दोस्त को बुलाया था वही भाग गया जो लड़ने के लिए बुलाया था वही फरार है। समझ में आ रहा है? इस युद्ध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड दोनों को 2-3 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। जैसे देखो एक सवाल पूछेगा, तो बक्सर के युद्ध के समय अगर कहा जाए तो जो गवर्नर है, ये गवर्नर का नाम है वेंसीटाट। क्या नाम है? इस समय रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, वेंसीटाट गवर्नर कौन है? उसी प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है, ये तो बता दोगे। बंगाल का नवाब कौन है जी? मीर जाफर। इस बात को याद रखना, इस प्रश्न में बहुत बच्चे गलती करते हैं, मीर कासिम लगा देते हैं। ठीक है, बंगाल का नवाब मीर जाफर है और मीर कासिम को हटाया गया है, तभी तो बक्सर का युद्ध हुआ। अगर मीर कासिम बंगाल का नवाब रहता तो ये युद्ध ऐसे होता ही नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें बंगाल का नवाब कौन है? मीर जाफर है। इस युद्ध में भारतीय सेनाओं का हार हुआ और अंग्रेजों का जीत हुआ। और ये इस प्रकार से जीत है कि तुम समझ लेना कि पूरा ये जो उत्तर भारत का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। यहां दिल्ली भी हार चुका है, अवध भी हार चुका है, बंगाल पहले से चौपट है। अरे मीर जाफर बनना मतलब वो तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली अंग्रेजों के ही कब्जे में है। तो उत्तर भारत को गुलाम बनाए जाने के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल लड़ाई जो है वो बक्सर का युद्ध है। कौन सा? उत्तर भारत को अंग्रेजों ने जो गुलाम बनाया है, इसके लिए सबसे जिम्मेदार युद्ध कौन सा? अब समझ में आ रहा है इतिहास आपको? यहां से पूरा कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो रहा है कि कैसे भारतीय क्षेत्र को धीरे धीरे अंग्रेज गुलाम बना रहा है। पहले बिहार बंगाल के हिस्से को, फिर पूरा उत्तर भारत के हिस्से को, और अब धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्र को भी बनाना शुरू करेगा। बात समझ में आ रहा है? भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले जीत हासिल किया बंगाल में। कहां पर? हाँ बताओ।
हम्म। हम्म। हाँ सब बता रहे हैं। हाँ। हाँ बोलो। हाँ बैठो बताते हैं। यही बात तो समझाएंगे, ब्रिटिश रूल इसी को तो बताते हैं, ब्रिटिश ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये तो एक तरफ इतिहास को बता रहे हैं ना अभी। इसका दूसरा पक्ष है कि कई जगह पर जनजातियों को प्रताड़ित किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। ये सब पढ़ाएंगे, अभी काहे परेशान हो रहे हैं। ब्रिटिश रूल जब चलता था तो अभी तो बताया कि अंग्रेज नौकरी देता था भारतीयों को। ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है नौकरी देता था। तो इसमें जितने भी भारतीय थे, इंडियन थे, वो नौकरी करते थे अंग्रेजों के यहाँ। और जब नौकरी करते थे तो कहीं भी युद्ध करने के लिए भारतीयों को भारतीय से भी लड़वा सकता है। जैसे अगर मान लो बक्सर का युद्ध हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसमें केवल अंग्रेज लड़ने के लिए आए थे? अगर अंग्रेज सब मिलाकर के भी देखा जाए तो लिमिटेड है, 10,000, 5,000, 15,000 की संख्या में। लेकिन उसने जो बोर्ड का स्थापना किया है कि नियम कैसे बनेंगे, इसके लिए ब्रिटिश रूल जो शुरू हुआ है, इसमें लोगों को नौकरी देता है। अब इसी के माध्यम से अलग अलग जगह पर प्रताड़ित करेगा। ये तो एक तरफा भी बता रहे हैं ना, इसमें जनजातीय विद्रोह भी पढ़ाएंगे आप लोगों को अभी, इसके जस्ट आगे ही मिलने वाला है। तो अलग अलग स्थानों पर उसका प्रभाव स्थापित होना। हाँ। आंग्ल मैसूर युद्ध में भी शक्तिशाली था। हम्म। हाँ बताओ। कूटनीति करता था। वो सब तो आगे पढ़ने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। क्यों नहीं मजबूत होगा बताओ? तुमको फर्स्ट क्लास में ही मॉडर्न हिस्ट्री का हमने बताया कि जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु हुआ, भारत कई रियासतों में बट गया। अलग अलग रियासत में बटा, आप लोग को बताए होंगे। इधर मैसूर, इधर मराठा, इधर मैसूर, इधर मराठा, और इधर बंगाल। सबसे पहला काम क्या करता था ये लोग आकर के, जो है ट्रेड करता था, व्यापार। और व्यापार जब करता था तो व्यापार करने के साथ में नवाबों को या राजाओं को टैक्स देता था। अब इसी में से किसी के साथ इसका दोस्ती अच्छा हो गया अंग्रेजों का, मान लो, ठीक है। जैसे बंगाल की स्थिति खास करके, जैसे हमने बताया था आपको क्या, शाही फरमान के बारे में बताए थे। फरुखसियर, फरुखसियर ने कितना अधिकार दे दिया कि एक बार पैसा दो और टैक्स फ्री व्यापार पूरे 1 साल के लिए करो। मीर जाफर ने क्या कह दिया कि 24 परगना का आपको हम जो है जमींदारी दे देंगे। तो अंग्रेजों को मौका मिल रहा है, अंग्रेजों का मौका मिल रहा है। और जैसे ही मौका मिलना शुरू हुआ उसको, वैसे ही धीरे धीरे भारत में अगर देखा जाए कुछ शासकों को या कुछ रियासतों को कमजोर करना शुरू कर दिया। अंग्रेज जानबूझ करके मीर जाफर को बना रहे हैं नवाब। कारण क्या है कि हमारी बातों को सुनेगा, और जब हमारी बात को वो सुनेगा तो हमारी स्थिति मजबूत होगी। मीर जाफर का तो खत्म हो गया, हमारी स्थिति मजबूत। और इसी समय जब कई रियासत बन गए, सभी रियासतों से जब उसका व्यापार चलता था अंग्रेजों को, सबको एक एक करके वादा करता था अंग्रेज कि हम तुम्हारा मदद भी करेंगे, तुम्हारा भी करेंगे। और जब लड़ाई की बारी आती थी तो आपस में ही लोगों को लड़वा देते थे। आपस में लड़वा रहे, और आपस में पीछे से एक समस्या तो और चल रहा है कि हमने आपको बताया होगा कि एक कंपनी पहले भारत में व्यापार करने के लिए आई है। व्यापार करने के लिए आई तो कई कंपनियां आई, फिर सब व्यापारिक एकाधिकार ढूंढने लगा कि भारत से केवल हम व्यापार करें। कर्नाटक में लड़ाई होगा, कर्नाटक वॉर। और उसमें क्या होगा कि कर्नाटक के युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश रहेगा, एक तरफ फ्रेंच रहेगा, पीछे से, सामने से नहीं लड़ेगा, पीछे से लड़ेगा। तो इन शासकों के बीच में भी युद्ध करा देगा। अभी बहुत सारी चीज जब आगे और बढ़ेंगे लगातार तो आपको वो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि बदलाव कैसे हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एक साथ में नहीं समझ में आएगा कि इतना आखिर मजबूत पकड़ बना कैसे रहा है। इस युद्ध में हेक्टर मुंडो इस बात को कहता है कि भारतीय सेना, हाँ पंखा, गर्मी लगेगा, अरे गर्मी लगेगा। अब ठंडा के दिन थोड़े है, अब गर्मी का दिन है। कंबल लेके आना कल से, चादर वादर लेके ना, बैठो चुपचाप। देखो, बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद हेक्टर मुनरो क्या कहता है कि भारतीय सेना केवल नंबर में ज्यादा है और यह एक खोखली सेना है। अरे ये लोग था कितना, 1 लाख, और हार गया कितना से, 10,000 से। अंग्रेजी लोग जो सेना में किसी को लेके जाते थे तो पहले उसको ट्रेनिंग देता था। क्या करता था? ट्रेनिंग। भारतीय राजा में से बहुत लिमिटेड लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था। जो राजा होते थे सेनाओं को
बहुत लिमिटेड सेना को, केवल सेनापति या कुछ सेना को ट्रेनिंग देता था। 1 लाख का सेना है तो तुमको क्या लगता है 1 लाख को ट्रेनिंग मिला है? ये कुछ नहीं है, बस आप एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, मतलब आपकी हाइट है अच्छी, जितना चाहिए उतना है तो आप सेना में डायरेक्ट शामिल हो गए। आपको एक भाला एक तलवार दे दिया गया, अब जाके लड़ते रहिए आप। क्या ट्रेंड है? नहीं ट्रेंड है। अंग्रेज ऐसा नहीं, भारत में सेनाओं को ट्रेनिंग की व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू किया। आज आप यहां की मिलिट्री में देखते हैं, आर्मी में कोई जाता है तो ट्रेनिंग करता है, पहले 10 महीने का 12 महीने का ट्रेनिंग होता है, मतलब युद्ध करने से पहले सिखाया तो जाएगा। ऐसा थोड़े ना कि किसी का हाइट है या आप फिजिकल फिटनेस को पूरा कर लिए तो सीधे आप युद्ध करिए, नहीं। भारतीय लोग ऐसा नहीं करते थे। भारतीय राजा अगर कोई सेना लेकर गया किसी को, देख रहा है इतना, एक भाला दे दिया, चल के लड़ते रहो, ट्रेनिंग कुछ है नहीं। अब ट्रेनिंग नहीं रहेगा और साथ में आधुनिक हथियार नहीं रहेगा। अंग्रेजों के पास, अंग्रेज यूरोप से जो है हथियारों को लेकर के भारत आता था पहले, समझ में आ रहा है? वहां से बंदूक लेकर के आ रहा है। और भारत में क्या है, आप किसी को तलवार से कब मारिएगा? जब नजदीक जाइएगा, और वो दूर से तोप से उड़ा देगा, तब पूरा ताकत गायब नहीं हो जाएगा क्या आपका? गोली चला दिया। अभी तो जनजातीय विद्रोह आगे बताएंगे। 60,000 संथाली और केवल 5,000 अंग्रेज, अंग्रेजी सेना 5,000 और संथाली लोग विद्रोह करेगा 60,000, और जिसमें अंग्रेजी लोग जब गोली बरसाना शुरू करेगा तो 15,000 संथाली मारे जाएंगे। कितना? 15,000। तो सब आपको जानने के लिए मिलेगा धीरे धीरे। इस युद्ध में यह तय कर दिया अंग्रेजों ने कि भारतीय सेना खोखली है। इसी युद्ध के बाद बोला भी गया है, हाँ, बक्सर के युद्ध के बाद, हेक्टर मुनरो को भारत में छोड़ो, ब्रिटेन में इनाम मिलता है। ब्रिटेन में इनाम मिलता है इसको कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यहां से अंग्रेजी सेनाओं को, अंग्रेजी शक्तियों को, ब्रिटिश रूल को बल मिला है। इस समय गिरफ्तार है तो अवध से कौन? और मुगल शासक 1765 ईस्वी में फिर से, 1765 ईस्वी में फिर से गवर्नर बनकर के आया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव। कौन आया हुआ है? गवर्नर बनकर के आया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव। कौन आया हुआ है? तो रॉबर्ट क्लाइव को तो आप पहले से जानते हैं कि कैसा आदमी है, ये पता है कि नहीं पता है? ये रॉबर्ट क्लाइव को तो आप पहले से जानते हैं, है ना, कि कैसा प्लासी की लड़ाई में कितना बड़ा जो है षड्यंत्र कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव दोबारा से गवर्नर बनकर के आया है, और जब दोबारा कंपनी का गवर्नर बना है तो इसी समय अगर देखा जाए एक संधि करना चाहेगा रॉबर्ट क्लाइव, जो बंदी बनाया गया है उसके साथ में, और इसी संधि को कहते हैं इलाहाबाद की संधि। क्या बोलते हैं? इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बक्सर के युद्ध से संबंधित है। ठीक है, इसको बोलेंगे इलाहाबाद की संधि। क्या बोलेंगे? बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई है? कौन सी? बक्सर के युद्ध के कारण ही यह हुआ है। बक्सर के युद्ध में भारतीय सेनाओं की हार जब हुई तो बंदी बनाया जा चुका है एक तो मुगल शासक भी और अवध का। तो मुगल शासक बताओ कौन है? बक्सर की, इलाहाबाद की संधि 1765, और 1765 ईस्वी में इस संधि में सबसे पहली बार 12 अगस्त 1765, और मुगल शासक का नाम शाह आलम सेकंड से मिलने के लिए पहुंचा है रॉबर्ट क्लाइव। कौन मिलने के लिए पहुंचा? यहां रॉबर्ट क्लाइव आया हुआ है गवर्नर, तो गवर्नर ही मिलने के लिए आएगा। रॉबर्ट क्लाइव जब मिलने के लिए आ रहा है, तुमको क्या लगता है शाह आलम सेकंड पहले से डरा हुआ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल डरा हुआ होगा। युद्ध में हार हुआ है और आप इस कारण से जो जब पराजित हुए तो बंदी बनाए जा चुके, एक तरीके से आपको बात मानना भी पड़ेगा। शाह आलम सेकंड के पास में आकर के रॉबर्ट क्लाइव कहता है, देखो अंग्रेज बहुत तेज है, वो जानता है अगर इसको मार दिया जाता तो हो सकता है कि उतना लाभ नहीं मिलता जितना जिंदा रख करके मिलने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं? मारना मतलब मृत्यु हो गया, जिंदा रख करके जितना लाभ होने वाला है। इस समय रॉबर्ट क्लाइव आकर के शाह आलम सेकंड से कहता है क्या, देखिए मारेंगे तो नहीं, जान का कोई खतरा नहीं है आपको, ठीक है, आपका जान का कोई खतरा नहीं है। कंपनी की तरफ से ऐसे कोई काम जल्दी ऐसे नहीं किया जाता था जिससे अगर लाभ हो बिना मृत्यु के उससे ज्यादा
तो वही प्रोसेस करेगा वो। कंपनी ने तय किया है कि अब मुगल शासक जो है वो सैलरीड हो जाएंगे, वेतन मिलेगा मुगल शासक को। नवाब आप मतलब शासक आप ही रहिएगा। कंपनी जानता है कि अगर राजा के पद से हटा देंगे तो जनता विद्रोह कर देगा कि कोई विदेशी कैसे कहीं का शासक हो सकता है। कंपनी खुद ही चाहती है कि आगे का शासक शाह आलम सेकेंड ही हो, शाह आलम सेकेंड ही हो, लेकिन जितने शक्तियां हैं वो शक्तियां छीन ली जाए, ये मेन फोकस होगा। अगर नवाब या शासक या राजा वही रहेगा बादशाह, तो यहां का जनता जो है वो विद्रोह कम से कम नहीं करेगा। अगर अंग्रेज इसको मार देता तो जो इसके फॉलोवर है तुरंत विद्रोह करता कंपनी के खिलाफ, करेगा कि नहीं करेगा? या अगर ये मान लो कि अंग्रेज अब खुद ही शासक बन जाए, बोले हम राजा है, तो भी भारतीय लोग विद्रोह कर सकते थे यहां पर। उसने कहा कि आप ही रहिएगा शासक, आप ही रहिएगा बादशाह, लेकिन हम आपके लिए जो है वार्षिक पेंशन या सैलरीड आपके लिए तय करेंगे, और यह है 26 लाख वार्षिक। ठीक है, 26 लाख रुपए आपको वार्षिक दिए जाएंगे। कितना बोला हमने? 26 लाख वार्षिक दिया जाएगा आपको इसके लिए वेतन। तुम एक बार सोच करके देखो, राजा भी अगर सैलरीड हो जाए तो राजा बनने का कोई मतलब है? अरे कोई मतलब है? ये मत देखो कि 26 लाख मिल रहा है, ये देखो कि राजा को अगर वेतन मिले तो क्या राजा राजा जैसा रह जाएगा? अंग्रेज कह रहा है कि आपको बहुत भार मिलता है, तो आप इसका क्या करिए, हम आपको सैलरी दे देंगे, बस केवल आप राजा रहिए। गड़बड़ है, लेकिन नहीं चाह रहा है ऐसा शाह आलम सेकेंड, लेकिन फिर भी एक एग्रीमेंट पेपर लेकर के आया है कंपनी, और उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन करना पड़ेगा किसको? शाह आलम। पहला उपबंध जो महत्वपूर्ण ये है। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा एक उपबंध है, और इसमें यह तय किया है कंपनी ने कि आज से यानी अब से पूरे बंगाल का, कहां का? पूरे बिहार का और पूरे उड़ीसा का, पूरे इन तीनों जगह का जो दीवानी है या जो रेवेन्यू है या जो राजस्व है, इस सब जो है अंग्रेज वसूलेगा। कौन वसूलेगा? और आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये दो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें क्लाउज है जो हम आपको बता रहे हैं। एग्रीमेंट पेपर में तो छोटे छोटे और कई डिमांड है, महत्वपूर्ण ये दो डिमांड है। और नहीं चाहते हुए भी शाह आलम को इस एग्रीमेंट पेपर पर साइन करना पड़ा। उसको लग रहा है हारे हुए कुछ कर भी नहीं सकते, अब तो अंग्रेज से तो लड़ ही नहीं सकते, और इस एग्रीमेंट पेपर को स्वीकार कर लिया किसने? शाह आलम। वेरी रिस्पॉन्सिबल, मतलब आप समझ लीजिए पूरी ऑथेंटिसिटी अब किसके पास रहेगा? अंग्रेज के पास। इससे इसलिए साइन करवाया गया है कि आप कोई विद्रोह ना करिएगा आगे। है तो हिस्सा बंगाल का, लेकिन बंगाल की स्थिति तो पहले से ही चौपट है। अरे बंगाल तो पहले से स्थिति खराब है, जब मीर जाफर बनाया जा चुका है, उससे क्या पूछने जाएगा? उसे तो पूछने भी नहीं जा रहा है मीर जाफर से, उससे पूछने भी नहीं, क्योंकि उसी के कहने पर वो कर रहा है। बस ये डर रहा था अंग्रेज कि कहीं ये विद्रोह ना कर दे बाद में सब, तो पहले ही एग्रीमेंट तैयार करेंगे हम। और उस एग्रीमेंट पेपर पर तैयार करके कहा गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगह का दीवानी कौन वसूलेगा? अंग्रेज वसूलेगा। राजा जो है उसको पेंशन मिलेगा 26 लाख रुपया वार्षिक। 26 लाख रुपए, केवल नाम आपका यूटिलाइज होगा कि आप जो है दिल्ली का या मुगल शासक है शाह आलम। 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद के संधि का पहला फेज। 1700, अगर आपसे प्रश्न पूछे इलाहाबाद का संधि कब हुआ? 1765। 1700 मुगलों के साथ कब हुआ? 12 अगस्त 1700। अभी तक जो पेपर में प्रश्न पूछा है केवल 1765, यहां तक वो नहीं पहुंचा है। क्वेश्चंस अगर स्लाइटली टफ होंगे धीरे धीरे तो इट मे बी कि यहां से अराइज किया जा सकता है। चलो आप देखते हैं दूसरे तरफ। दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो ये है आपके अवध, और अवध के पास में पहुंचा है 16 अगस्त 1765। बताओ अवध के नवाब कौन है? शुजा-उद-दौला। ये भी डरा हुआ रहेगा कि नहीं ये बताओ? अरे जिसके पास भी रॉबर्ट क्लाइव पहुंचेगा सब डरा हुआ है। नहीं,
और जब पहुंचा है इसके पास रॉबर्ट क्लाइव, तो बोल भी रहा है कि तुम ही 1 लाख सेना लेके आए थे ना, हैं? 1 लाख सेना लेके तुम ही आए थे ना। अगर तुम मीर कासिम को नहीं कहते कि युद्ध करेंगे, युद्ध होता? अरे तुम मदद करने के लिए बोला तभी युद्ध हुआ, नहीं तो ये युद्ध नहीं होता। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के माध्यम से क्या कह रहा है कि इस युद्ध में जितना भी हर जाना, जितना भी हमारा नुकसान हुआ है, उस सब नुकसान का भरपाई तुम करेगा। कौन करेगा? युद्ध में जितना नुकसान हुआ है सबका भरपाई, ठीक है। 50 लाख का जुर्माना लगा दिया, पैसा भी इतना इसके पास में नहीं है, कह रहा पैसा कम कर दीजिए। बोला कोई बात नहीं, शाह आलम द्वितीय के पास में, जो मुगल शासक है, उसके पास में पैसा है, जाके लोन ले लो, ठीक है। और पैसा मांगने नगद चाहिए। कंपनी को जितना नुकसान है उससे कई गुना ज्यादा भरपाई करवाया है। किससे? सुजाउद्दौला से। किससे? ऐसो कह रहा है घबराइए नहीं, हम आपको नवाबी रखेंगे, अवध का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सख्ती केवल छीन लिया जाएगा आपसे। एक जगह है उत्तर प्रदेश में ही, इलाहाबाद में ही नजदीक में, कड़ा का जो हिस्सा है वो पहले जो है इसी के पास में था, जो मुगलों को दिया गया। कई हेरफेर किए गए, लेकिन अवध का भी जो नवाब रहेगा नाम मात्र का केवल रहेगा। तुम सोच के देखो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सबका रेवेन्यू कौन वसूलेगा? तय हो गया है। और ये भी विद्रोह नहीं करेगा, कोई विद्रोह नहीं करेगा। बंगाल पहले से विद्रोह नहीं करेगा क्योंकि उसी के हाथ में। अरे मीर जाफर तो उसी ने बना था ना, उसी के हाथ में। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद का संधि कोई संधि नहीं, एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है। समझ में आ रही कि नहीं रहा है? इसी को बोलते हैं जान की कीमत कितना भारी भारत को चुकाना पड़ेगा। लोग सोचेंगे कि इससे बढ़िया शाह आलम द्वितीय मर ही जाता, जो बढ़िया था युद्ध में ही, क्योंकि कम से कम ये ऑथोरिटी नहीं देता या ये अपने आप को एश्योर नहीं करता कि हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। ये तो भी नहीं कर रहा, इससे बढ़िया तो लड़ते हुए शहीद हो जाता। नहीं कि कंपनी को हम, सोचो ना, देश हमारा, लोग भारतीय, जमीन भारत का, टैक्स कौन वसूलेगा? अंग्रेज। ऑथोरिटी भी मिल गया किस संधि में? इलाहाबाद की 1765। और यहीं से जो है कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल या बंगाल विजय जो है, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। और इसी में आपने देखा इलाहाबाद की संधि में तय कर दिया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह का दीवानी अब कौन वसूलेगा? यहीं से बंगाल में लगेगा द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट। इसके बारे में बताएंगे अभी आगे, पहले इतना लिख लिया जाए। कहां तक आप लिखे थे? मीर कासिम तक। बंद करवा दो फैन, फिर चालू नहीं करवा देंगे, बताएंगे होता। ठीक है, बंद हो जाएगा तो चालू नहीं होगा, बता दे रहे हैं फिर। गर्मी भयंकर लगेगा। हाँ ठीक है, तो रहने दो। चलो आगे लिखना, ठीक है। आधा लोग बोलोगे बंद आधा चालू, तो ऐसे थोड़े होगा। आधा पंखा बंद होता आधा चालू होता है। मीर कासिम तक लिख लिए थे ना? आगे नेक्स्ट पॉइंट में लास्ट लाइन क्या था, बता देना एक बार। क्या लिखा था बताओ? लिखना आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे यहीं पर लिखना। नेक्स्ट पॉइंट में मीर कासिम, मीर कासिम अवध के नवाब सुजा उद्दौला से मुलाकात करने पहुंचा। अवध के नवाब सुजा उद्दौला से मिलने
पहुंचा और अंग्रेजों के विरुद्ध, इसी में आगे, और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की रणनीति तैयार किया। रणनीति तैयार, नेक्स्ट पॉइंट में आगे लिखेंगे। नितेश, पानी पानी, कॉफी भी मंगवाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप, बंगाल का मीर कासिम, बंगाल का मीर कासिम, कॉमा देके, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों ने एक साथ मिलकर, तीनों एक साथ मिलकर एक साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़े युद्ध का घोषणा किया, बहुत बड़े युद्ध का घोषणा किया। युद्ध का घोषणा किया। आगे सब लोग अपने कॉपी में यहां लिखेंगे बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, बक्सर का, इस डायग्राम को आप बनाएंगे एज इट इज, बक्सर का युद्ध। ठीक है, हाँ क्या हो गया, पंखा बंद करना है, अब नहीं चल पाएगा। 10 लोग को अपने साथ वोट दिलवाओ कि पंखा बंद होना चाहिए। कौन कौन चाह रहे हो पंखा बंद हो जाए, कौन कौन चाह रहे हो पंखा बंद नहीं हो, आप बताओ क्या किया जाए, क्या किया जाए तुम्हें बताओ। हाँ, इस लाइन वाला पीछे तक बंद हो जाएगा एकदम। देखो नीतीश, ये वाला लाइन बंद कर दो, ये और वो 2 लाइन है ना, इधर का 2 लाइन का पंखा बंद कर दो इन लोग का, फिर दोबारा चालू करने बोलो तब बताते हैं तुम लोग को। एक कह रहा तराइन का युद्ध में किसकी जीत हुई थी सर जी, जब पढ़ा रहे थे तब कहां थे सर जी। हाँ, मध्यकालीन बिहार शुरू के जो तराइन की लड़ाई बताए थे आपको हम, याद है, बताए होंगे ना। 1191 में पहले, 1192 में दूसरी, पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीता। नीचे एक लिखा भी है, पढ़ाया हुआ है, पहला, अच्छा लिखा पहला में पृथ्वीराज चौहान लिखा है। देखो सवाल आपके क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन कई बार जब पूरे कॉन्सेप्ट को बता दे तो समय लगता है उसमें। धीरे धीरे आप समझेंगे कि गुलाम कैसे बन रहा है, विद्रोह कैसे हो रहा है, सारी चीजें, तो ग्रेजुअली आप उस चीज को समझ पाते हैं कि कितना मजबूत हुआ है। एक क्लास में सारी बातें बता भी नहीं सकते हम, बहुत सारे क्लासेज होते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आता है कि कैसे युद्ध होने वाला है, कैसे हो रहा है, क्यों हार हो रहा है, क्यों जीत हो रहा है, कैसे जीत रहा है। पहले भारत में बंगाल जीता, फिर उत्तर भारत जीता, अब अलग अलग हिस्सा जीतेगा, कैसे उसकी शक्तियां मजबूत होगी। कुछ बच्चों का सवाल है, सर मेंस लिखने के लिए क्वेश्चन कब दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, एक प्रश्न तो ये है, तो ये आपका देखेंगे हिस्ट्री वाले सेक्शन में जो मेंस के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है अब केवल, बाकी आर्ट एंड कल्चर में एंसेंट और मेडिवल से आ सकता है। तो आर्ट एंड कल्चर तो आप लोग को पढ़ाए नहीं है,
मॉडर्न में जो क्वेश्चन आएगा वो 1857 की क्रांति से आता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से, वहीं से जो है आपका सिलेबस ही है। तो इसके जस्ट आगे जो टॉपिक मिलेगा एक दो क्लास में वो रिवोल्ट ऑफ 1857, तो वहां से हम आपको मेंस लिखने के लिए देंगे। दूसरा प्रश्न है वैध अधिकार पत्र क्या होता है? जब कोई मतलब इस्लामिक शासक जब राजा बनता था पूरे विश्व में, तो उसको एक ऑथोरिटी, एक एग्रीमेंट पेपर मिलता था जो खलीफा देते थे मुहर लगा करके, और उसी को कहते थे सुल्तान बनने का वैध अधिकार पत्र। समझ में आया? पंखा चालू कर दे। अच्छा बंद नहीं हुआ है? बंद नहीं हुआ? नीतीश बंद कर ही दो इन लोग का पंखा, उसके बाद गर्मी में रहेगी तो फिर बोले गर्मी लग रहा है। सर इतना ज्यादा ठंडा किसको लग रहा है बताओ? तुमको कहा भी रही कि हमको ठंडा लग रहा है सर, तो घर से आते तो चादर वादर भी लेकर क्या करो। मुर्शीद कुली खान ने अपने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया था तथा कृषकों को, ठीक है, तबाकी ऋण प्रदान किया। इजारेदारी प्रथा क्या है बता दीजिए सर, और तबाकी ऋण क्या होता है? अच्छा सवाल है। इजारेदारी प्रथा, देखो राजा जब होते थे तो कई बार बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों से बचने के लिए जमीन पर जो टैक्स लेते थे, तो टैक्स के लिए वो चाहते थे कि समय हमको कम देना पड़े और उतना फिक्स टैक्स हमको मिल जाए। तो इसके लिए उसने पट्टा की व्यवस्था किया। किसका व्यवस्था? पट्टा। पट्टा कुछ और नहीं है, जैसे आप जनरली हो सकता है कि सेंटेंस में सुने होंगे ठीका पट्टा, ऐसा सुने हो? मतलब कि जो कृषक होगा, जो किसान, उसके लिए पहले से जो है एक अमाउंट तय कर देगा। हो सकता है पैसा हो या हो सकता है अनाज हो, दोनों में से कोई भी। मान लो कि कोई भी राजा के अंतर्गत कोई जमीन था या किसी कृषक का जमीन है, तो उसमें राजा के द्वारा तय किया जाएगा कि आपको इतना जो है एक साल में यहां से टैक्स देना है, रेवेन्यू देना है। हम ये नहीं सुनेंगे बाद में कि इतना अच्छा हुआ फसल, खराब हुआ फसल, पहले से हम तय कर देंगे और आपको वही जो देना होता है उसी को पट्टा या इजारेदारी कहते हैं। इजारा या पट्टा, एक बार आप फिक्स अमाउंट दे दिए, उस खेती में आप उतने दिन तक खेती करते रहिए। बात समझ में आ रहा है? या तो इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू क्या होता था? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो राजा आपको पैसा देगा, ठीक है, राजा आपको, और बदले में आपका जो जमीन है उस जमीन को लेकर के राजा किसी और को दे देगा। उस जमीन को लेकर के, जैसे मान लीजिए कोई कृषक के पास पैसा नहीं है, उसको ऋण चाहिए, लोन चाहिए, तो लोन लेने के लिए आप जाएंगे जब, तो लोन अगर राजा दे रहा है अगर आपको, तो वो क्या करेगा कि आपके जमीन को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए बोलेगा कि हम इसको इजारा पर रख रहे हैं, इजारा पे ले रहे हैं, इजारेदारी पर ले रहे हैं, आपको इतना पैसा दे देते हैं, 3 साल में आपको ये पैसा चुकाना है। अगर आपने चुका दिया तो आपका जमीन आपको मिल जाएगा। कई बार जब नहीं चुकाया जाता था तो उसी जमीन जो है उसी को राजा अपने कब्जे में रख लेता था। तो इसी ऋण को कहते हैं तबाकी ऋण। क्या बोलते थे इसको? तबाकी ऋण। आप जैसे सोना रख करके लोन लेते हैं, जैसे होता है गोल्ड लोन उसको बोलते हैं। अगर आपके पास सोना है, पैसा चाहिए, सोना आप उसको दे दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। फिर पैसा आप जो है इसके बाद, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई एसेट था तभी तो, एसेट नहीं होता तो ऋण नहीं मिलता था। लोगों के पास पहले एसेट जो होता था वो जमीन ही होता था। तो जमीन के बदले जो ऋण ले रहा है राजा से, उसको बोलते हैं तबाकी ऋण। क्या बोलते हैं? तकाबी ऋण बोलते हैं। और इजारेदारी प्रथा मतलब जमीन के लिए फिक्स अमाउंट करना, कितने पैसे मिलेंगे और लिमिटेड टाइम तक आपको खेती करने की व्यवस्था दी जाएगी। एक प्रश्न है, क्या इस सब बताएंगे यार, आगे क्यों परेशान होते हो? पर्सनल क्वेश्चन रहते तो पर्सनल पूछा कर क्लास के एंड में, सब बताएंगे। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, समय आएगा तभी तो बताएंगे। और इंडियन हिस्ट्री में दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी और उत्तर में महालवाड़ी मिलेगा, बंगाल में आपको मिलेगा स्थायी बंदोबस्त, हम बता देंगे। परेशान मत हो यार इन चीजों को लेकर के, मन में 75 सवाल आए, लेकिन समय के साथ ही तो बताएंगे, ठीक है। सब भू राजस्व, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। जहां बढ़िया खेती होता है, ज्यादा टैक्स लगता है, उसी को स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। एक सवाल है, माफ कीजिएगा सर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। अरे बाप रे, कितना सारा क्लास हो गया है, उसमें बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं लोग, लेकिन मेरा आज तक एक भी सवाल नहीं बना कि मैं पूछूं। अरे ये क्या कहना चाह रहे? कहीं मुझे कुछ भी तो नहीं आता? अरे ऐसा बात नहीं है, एमसीक्यू लगाओ।
जबकि आपका क्लास एक क्लास को 2-3 बार देखती हूं, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। या तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते या तो मैं बेवकूफ हूं। ये कैसा सवाल है यार। ठीक है, देखो जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें क्वेश्चन तो वाकई बहुत कम चांस से बनेगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में पहले से कोई सवाल है तो हमेशा बनते रहेगा। ठीक है, जैसे आपने पहले सोच लिया कि सवाल सर से पूछना है, तो वो सवाल तो हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन जो पढ़ाएंगे वो टॉपिक में उस समय जल्दी नहीं बचेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहां से सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और बहुत कुछ आपको हम बताएंगे तो आगे वाली क्लास में सीक्वेंस में बताएंगे ना, ऐसा थोड़ा एक ही क्लास में अगर ये सब बताते। आपके मन में तो 75 सवाल है कि गांधी जी जब भारत आए थे तो फिर क्या हुआ था। ठीक है, अच्छा औरंगजेब जो लड़ाई लड़ते थे सर कौन रंग के जूता पहनते थे, सवाल तो ये भी बन सकता है आपका। समझ में आ रही नहीं आ रहा है? सर इन लोग लड़ता था तो लड़ते लड़ते कभी बीमार नहीं पड़ता था, कभी बताए नहीं सर कि औरंगजेब बीमार पड़ा हुआ है। तो ऐसे कई सवाल जो है आपके बन सकते हैं। सर औरंगजेब के मौसी का क्या नाम था। जीएस तो ये भी बन सकता है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनेंगे और जो सही समय आएगा निश्चित तौर पर हम बताएंगे। दूसरी बात है कि आपके लिए जो सिलेबस डिजाइन किया गया है बिहार स्पेसिफिक प्रॉपर है, तो इंडियन हिस्ट्री के भी लगभग 70-80% कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है केवल। ठीक है, चलिए इसको बना लिया आपने, आगे नेक्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे इसके बाद जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप लोग। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का लिखना, कंपनी का लिखना, बंगाल को ऑब्लिक देके कंपनी में लिख सकते हो। कंपनी का गवर्नर वेंसी टाट था, कंपनी का गवर्नर वेंसी टाट था। वेंसी टाट, देखो यहां से लिख लो, वेंसी टाट था, वेंसी टाट था। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। मीर जाफर था। नेक्स्ट पॉइंट, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर के युद्ध में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत हुई, अंग्रेजी सेना की जीत हुई तथा उत्तर भारत की, उत्तर भारत की सम्मिलित, उत्तर भारत की सम्मिलित बड़ी शक्तियों की हार हुई। सम्मिलित बड़ी शक्तियों की, कई राजा लड़ रहा है ना, सम्मिलित, उत्तर भारत की सम्मिलित बड़ी शक्तियों की हार हुई, सम्मिलित बड़ी शक्तियों की हार हुई। लिखा आप लोगों ने, आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, बक्सर के युद्ध, बक्सर के युद्ध के परिणाम ने, परिणाम ने यह तय कर दिया, यह तय कर दिया कि भारतीय सेना केवल संख्या में अधिक है, भारतीय सेना केवल
संख्या में अधिक है, ठीक है, इसी में लिखना अंग्रेजों के द्वारा प्रशिक्षित सेना और अंग्रेजों के द्वारा प्रशिक्षित सेना अंग्रेजों के द्वारा प्रशिक्षित सेना और आधुनिक हथियारों के सामने आधुनिक हथियारों के सामने सामना करना भारतीय सेनाओं को भारी पड़ा। भारतीय सेनाओं को भारी पड़ा। भारतीय सेनाओं को भारी लिखा आप लोगों ने। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद के संधि में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद के संधि में यह तय हो गया कि उत्तर भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित उत्तर भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित निश्चित है। वर्चस्व स्थापित निश्चित है। नेक्स्ट पॉइंट में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद के संधि में तय किया गया 1765 ईस्वी के इलाहाबाद के संधि में तय किया गया कि बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा से दीवानी प्राप्त करने का अधिकार, दीवानी के साथ आप ब्रैकेट में चाहेंगे तो भू राजस्व लिख सकते हैं। बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा से दीवानी प्राप्त करने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। ठीक है, लिखा आप लोगों ने। आप चाहेंगे तो इस इलाहाबाद के संधि के डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको रिपीटेड मिलेगा आगे फिर से। ठीक है, सुजा उद्दौला लगभग 50,000 का हर्जाना, लगभग 50 लाख का हर्जाना अंग्रेज कंपनी को देना पड़ेगा। हर्जाना कंपनी को। ठीक है, इसको लिखेंगे सभी लोग। इलाहाबाद की संधि ब्रैकेट में 1765 जरूर लिख लेना।
क्या? कहां पे बताओ, एक बार पढ़ो। आ, आ? 50 लाख का हर्जाना कंपनी को देना पड़ा। अच्छा ठीक है, क्या लिखो, 50 लाख लिख लेना हुआ, 50 लाख का हर्जाना कंपनी को देना पड़ा। लिख लिए? कि दिक्कत है क्या कहीं पे? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त। अंग्रेजों को प्राप्त। अंग्रेजों को प्राप्त। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अंग्रेजों को। रेवेन्यू या भू राजस्व, जमीन के ऊपर लगने वाला टैक्स को दीवानी कहते थे वो। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों बराबर ही टर्म है, एक ही है, इंग्लिश में भी इसको दीवानी ही कहते हैं। एक रेवेन्यू कलेक्शन है जो लैंड या जमीन के ऊपर लगने वाला है, भूमि के ऊपर लगने वाला। बना लिए? आगे लिखेंगे। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विजय, नहीं इसी में आगे लिखना है, इस डायग्राम के बाद। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विजय, विजय के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार, के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार प्लासी तथा बक्सर का युद्ध, प्लासी तथा बक्सर का युद्ध साबित हुआ। साबित, दोनों ही युद्धों में दोनों ही युद्धों में भारतीय सेनाओं की हार हुई। दोनों युद्ध, इससे पहले दोनों युद्धों में भारतीय सेनाओं की हार हुई और अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विजित किया गया, या लिखना बंगाल जीता गया। बंगाल जीता, हाँ गया, लिखा आप लोगों ने? देखो अब इस पेज में दिखना, एक घटना हुआ है 1763 ईस्वी में पटना में, उसको बोलते हैं पटना हत्याकांड। क्या बोलते हैं? 1763, 1763 ईस्वी में जब एक तरफ पहले जो है नवाब था जब कासिम, और एक तरफ जब था ये आपका कंपनी, है ना, कंपनी, दोनों का शासन चल रहा था। तो कंपनी और साथ साथ में कासिम, मीर कासिम में, दोनों में जो है वो लगातार विवाद चल रहा है। आपको हमने बताया था कि मीर कासिम ने राजधानी बदल दिया, मुंगेर में बंदूक का फैक्ट्री लगा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। कंपनी को चुभेगा कि नहीं चुभेगा? और दोनों के बीच में जब ऐसे मतभेद चल रहे थे कंपनी और कासिम के बीच में, तो इसी समय एक ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम है एलिस। क्या नाम है? और यही पटना पहुंचा और पटना में अपना कब्जा जमाना चाहा है। और ये एलिस जब पटना पहुंचा तो एक तरफ जो है मीर कासिम और दूसरी तरफ एलिस, दोनों के सेनाओं के बीच में लड़ाई हो गया है 1763 ईस्वी में। 1700 लड़ाई एकदम हिंसात्मक है, ऐसा हिंसात्मक लड़ाई है कि इसमें 40 से 50 अंग्रेज जो है इसका हत्या कर दिया गया। 40 से,
और इस प्रकार से जो एलिस है वो पटना को जीतने में सफल नहीं हो पाया, पटना जीतने में सफल। और इसमें इसी घटना को कहते हैं पटना हत्याकांड। क्या बोलते हैं? 1763 कब हुआ है? 1763 ईस्वी में अगर देखा जाए तो मीर कासिम और कंपनी के बीच होने वाले विवाद में कंपनी जो है पटना पर कब्जा करना चाहा और इसी प्रकार से ब्रिटिश अधिकारी एलिस पटना पहुंचा है और पटना पहुंचा तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ है मीर कासिम और एलिस के सेना के बीच में, जिसमें लगभग 40 से ब्रिटिशों की हत्या कर दी गई। कई भारतीय सेनाओं में भी घायल और मृत्यु हुई है। लेकिन इसी घटना के पूरे कांड को कहते हैं पटना हत्याकांड। इसी घटना को क्या बोलते हैं? सवाल पूछा जाएगा कब हुआ? हाँ ठीक है, इसको बोलते 1763। तो इस घटना को एक बार लिख लो सभी लोग, ठीक है। पटना हत्याकांड लिख करके डैश देना, पटना हत्याकांड लिख करके डैश दीजिएगा सभी लोग। पटना हत्याकांड लिख करके डैश देंगे, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे 1763 ईस्वी में 1700 इन लोगों का सवाल एक लिख रहा है सर तो केवल उत्तर भारत ही क्यों लिखवाए हैं? तुम जो क्लास कर रहे हो पहले पता है कौन सा सब्जेक्ट है? पहले सब्जेक्ट पता करो और उसके बाद भारत को, अभी उत्तर भारत को ही अंग्रेज जीता है तो उत्तर भारत ही लिखवाएंगे। दक्षिण भारत जीता है ना, दक्षिण भारत थोड़े लिखवा देंगे। तुम लोग इन लोगों के मन में सवाल तुम लोग कैसे कैसे कर जाते कि उत्तर भारत ही क्यों लिखवाए? एक लिख रहा है सर ज्योग्राफी का क्लास कब से शुरू होगा? जो पढ़ा रहे हैं वो तो नहीं समझ में आ रहा है। कोठरी त्रासदी क्या है ये तो बता चुके हैं काल कोठरी जी, तुम लोग पढ़ेगा तब ना। नीचे एक लिखा भी है कि वो उत्तर भारत इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि स्टार्टिंग में वही हिस्सा जीता था। हाँ देखो तुमको समझा रहा है, ठीक है। गुरुजी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं प्लीज बताइए। जो बनवा रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स ही हैं। गुरुजी धीरे धीरे लिखाइए। सर टेस्ट लीजिए, ठीक है। जो लिखवा रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स ही है, अब इससे शॉर्ट क्या करोगे? सर बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था कि 63 में? एक बार बताया तो समझ में तुमको नहीं आया? चलो पटना हत्याकांड लिखे, लिख के डैश दिए। पटना हत्याकांड पहले, हाँ पटना हत्याकांड ब्रैकेट में 1763 लिख लिए। पटना हत्याकांड ब्रैकेट में 1700। चलिए फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप लोग, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी एलिस कुछ लिखवा रहे थे क्या? चलो ठीक है लिखो 1763 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी एलिस। याद नहीं रहता है जी कि हमको क्या पहले बोले हैं, अलग मतलब नहीं हो जाएगा, वही चीज रहेगा। 1763 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी एलिस, हाँ एलिस पटना पर कब्जा करने के लिए, पटना पर कब्जा करने के लिए सेना लेकर पहुंचा। पटना पर कब्जा करने के लिए सेना लेकर पहुंचा। नवाब मीर कासिम, नवाब मीर कासिम 1763 में, उस समय मीर कासिम था जिस समय हटाया जाना था उसके पहले का। ये पहले का ही आपका जो है टॉपिक थोड़ा है मिसलेनियस या समझ लो विविध में आपके लिए लिखवा रहे हैं। तो नवाब मीर कासिम तथा, नवाब मीर कासिम तथा एलिस के सेना के बीच युद्ध हुआ। एलिस के सेना के बीच युद्ध हुआ।
युद्ध हुआ, जिसमें जिसमें लगभग 40 से 50 ब्रिटिश 40 से 50 ब्रिटिशों की हत्या कर दी गई। 40 से 50 ब्रिटिशों की हत्या कर दी। इसी घटना को पटना हत्याकांड, इसी घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जानते हैं। इसी घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जानते हैं। कब हुआ यह घटना? 1700। कंपनी चाह रही है कि पटना पर कब्जा किया जाए। कंपनी क्या चाह रही है? लेकिन मीर कासिम जो है उसका सेना लगभग 40 से 50, कितना बोला हमने, अंग्रेजों की हत्या कर दी। इसी को कहते हैं पटना। समझ में आ गया तुम लोग को? तो अंग्रेज जो है कैसे बंगाल को जीता, ये बात समझ में आया? हाँ, सबसे पहले यहां के नवाब को मूर्ख बनाया, उसको षड्यंत्र में शामिल किया। प्लासी की लड़ाई में, किसमें? बक्सर का युद्ध तो आमना सामना है, बक्सर का लड़ाई लड़ाई है और प्लासी का लड़ाई षड्यंत्र है। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी का, या फिर कह सकते हैं अंग्रेजी औपनिवेशिक शक्तियों का भारत में स्थापना का जो नींव पड़ा है वो प्लासी की लड़ाई में, और स्थापित हुआ है बक्सर की लड़ाई में। इतना तो समझ में आता है ना आप लोगों को? तो 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। ये क्या होता है ध्यान से समझिएगा सभी लोग। बंगाल, और ये बंगाल का जो हिस्सा है, इसी में इस समय जब गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है, कौन है बताओ? 1765, 1700। और इस समय जो गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव जो है इस समय घोषणा कर दिया है कि बंगाल में द्वैध शासन लगेगा। बंगाल में द्वैध शासन लगेगा, और ये द्वैध शासन जो बंगाल में लगेगा, इसमें इसका मतलब है दो लोगों का शासन। क्या बोला हमने? एक तरफ जो बंगाल का नवाब होगा, ये नवाब का भी शासन चलेगा, और एक तरफ कंपनी। अभी अंग्रेज बोलेंगे तो कंपनी ही समझना, या कंपनी बोलेंगे तो अंग्रेज ही समझना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोले तो अंग्रेज, अंग्रेज बोले तो कंपनी। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? तो इस समय जो नवाब है, ये नवाब को क्या क्या अधिकार है जरा देखना। नियम खुद ही बनाया है कंपनी ने। नवाब जो है पूरे बंगाल में केवल क्या करेगा? शांति बनाने का काम करेगा। क्या काम करेगा? संतुलन, शांति, सफाई, सेवा, इस सब काम मिला है नवाब को। किसको मिला है? जितना आपका पुलिस बल में सिपाही रहेगा उस सब का नियुक्ति नवाब कराएगा। कौन कराएगा? जबकि जितना अधिकारी रहेगा सब अंग्रेज तय करेगा। कंपनी कंपनी तय करेगी कि अधिकारी कौन होगा। तो जो बात अधिकारी बोलेगा वही बात तो सिपाही करता है। सिपाही अपना कोई निर्णय थोड़े होता है। सिपाही का अपना कोई निर्णय, आपको कहां ड्यूटी मिलेगा, कहां खड़ा रहना है, किसका बॉडीगार्ड बनना है, किस रास्ते में रहना है, सब बात आपके अधिकारी करता है। समझ में आ रहा है? तो सिपाही को बताता है दरोगा, और दरोगा को बताता है डीएसपी। बात समझ में आ रहा है? और डीएसपी को इंस्ट्रक्शन देता है एसपी। कौन देगा? तो सबसे नीचे में होता है जो सिपाही होता है, ठीक है? उसका अपना कोई निर्णय नहीं होता। कब ड्यूटी लगेगा कब नहीं लगेगा कोई गारंटी नहीं है। तो सिपाही को वही जो है बताएगा दरोगा। तो वैसे नवाब जो है, नवाब के क्या काम दिया गया है? सेवा देने का काम है। पूरे बंगाल में सेवा का काम जो है वो पूरा समझ लो कि एक तरीके से नवाब का है। और जितना रेवेन्यू यानी दीवानी वसूलने का जो काम है कंपनी का। दीवानी कौन वसूलेगा जी? दीवानी जो है वो वसूलेगा ये कंपनी, और सेवा कौन देगा? नवाब। टैक्स सारा कौन कलेक्ट करेगा? कंपनी। अधिकारी यानी कि ऑफिसर्स किसके होंगे? समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? ऑफिसर्स जो होंगे वो कंपनी के होंगे। अधिकारी, तो जो बात अधिकारी कहेगा वही तो करना पड़ेगा। तुम समझ लो कि नवाब को केवल बेवकूफ बना रहा है कि नहीं बना रहा है?
बोल रहा है दोनों मिल करके साम्राज्य चलाएंगे, दोनों मिलकर शासन करेंगे। दोनों मिल करके कहूं तो अकेले कर रहा है, इसको केवल काम में लगा दिया है। नवाब कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन अब नवाब को रिग्रेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? 1765 ईस्वी में पहले तो था मीर जाफर, और इसी समय उसका बेटा बना है, उसका नाम है नजमुद्दौला। पहले जो गवर्नर यहां पर जो नवाब था, ये पहले कौन था? मीर, याद है ना? 1763 से 1765 मीर जाफर दोबारा बनाया गया था, और 1765 से इसी का बेटा बना, उसी का नाम है नजमुद्दौला। क्या नाम है? ये भी उसी के जैसा है, मीर जाफर के जैसा ही नजमुद्दौला भी है। अंग्रेज कुछ नहीं समझ रहा इसको भी। और अब तो बंगाल में द्वैत शासन लग गया है, डुअल गवर्नमेंट, तो सब अधिकार छीन लिया गया। कोई नवाब हो कोई मतलब ही नहीं उसका, नवाब होने का कोई मतलब इसमें बच गया? बताओ। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में द्वैत शासन लगाया 1765 में, 1765 में। 1772 में जो है द्वैत शासन को हटाया गया है, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। गवर्नर के पद जब ये था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के जब टाइम आया तो इस समय जो है हटाया गया इसको 1772 ईस्वी में। 1700 कितने साल तक रहा? कितने वर्ष? 4 साल है। 1765 से 72, 7 साल। कितने साल? आपसे प्रश्न पूछेगा, भारत का सबसे पहला रियासत या प्रांत या प्रोविंस जहां द्वैत शासन लगाया गया? बंगाल। इस प्रश्न को पहले बीपीएससी पूछा है, तो कैसे प्रश्न की प्रकृति है हम आपको बताते चलते हैं। भारत में सबसे पहले जिस प्रांत में द्वैत शासन लगाया गया, वो प्रांत कौन सा? बंगाल। लगाया किसने? रॉबर्ट। कब? 1700। हटाया किसने? वॉरेन। बंगाल में पहली बार द्वैत शासन कितने वर्षों के लिए चला? 7 साल। एक ब्रिटिश ऑथर है, उसका नाम है परसिवल। क्या नाम है? परसिवल ने द्वैत शासन को लूट का काल बताया है। क्या बताया है? अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में ही उसने बताया कि लूट का काल है। बंगाल की स्थिति सबसे खराब जो था वो द्वैत शासन के दौरान था। सभी बंगाल के भारतीय जो भी लोग हैं उस सब को केवल मजदूर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अब टैक्स का तो नामो निशान भूल जाओ, और भारत से टैक्स वसूल रहा है कंपनी। टैक्स देने का छोड़ो, टैक्स वसूल रहा है। तो भारतीय लोगों सबको मजदूर बना दिया। खाली पता है क्या? कपास उपजाओ, और यहीं पर उसने जो है कपड़ों का अब यहीं पर जो है निर्माण शुरू कर दिया है, फैक्ट्री लगा दिया है। तो या तो कपास उपजाओ, खेती करो, और नहीं तो फिर मिल में जो है काम करो, मजदूरी, कपड़े के मिल में काम करो। पूरा दिन काम करने के बाद पूरा महीना में भी पेट नहीं भर पाता था एक मजदूर अपने परिवार को, और कई मजदूर अपने हाथ को मील के मशीन में डाल दिया, अपना हाथ काट लिया। उसका कहना है कि जब पेट भर ही नहीं रहा है, दिन भर काम करने के बाद भी भोजन सही से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है। और बंगाल की स्थिति सबसे बदतर। इस समय नए नियम लगाए जा रहे हैं। पता है क्या? कि इस समय जो रोड बना हुआ है, सड़क, उस पर जो ब्रिटिश गाड़ी चल रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो भारतीय गाड़ी चलेगा उस पर टैक्स लिया जाएगा। टोल जैसी व्यवस्था शुरू हो गई है। टोल समझते हो तुम लोग? क्या होता है टोल? रोड पर चलने का टैक्स लेता है? नहीं, जनरली नेशनल हाईवे पर लगता है, जो एनएच रहेगा। एसएच पर भी टैक्स लग सकता है, लेकिन एसएच की हालात इतनी बढ़िया नहीं कि टैक्स लिया जाए। समझ में आ रहा है? किसी को खाना भी एकदम गंदा खिलाओगे, पैसा भी ज्यादा ले लोगे, दिक्कत है कि नहीं है? स्टेट हाईवे की स्थिति ही इतनी अच्छी नहीं है कि उसे टैक्स लिया जाए। नेशनल हाईवे की स्थिति फिर भी अच्छा है बहुत। मतलब जहां नेशनल हाईवे पर चलेंगे, रोड एकदम बढ़िया चिकना रहेगा, एकदम कम से कम 6 लेन बना हुआ रहेगा। समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो ये जो है अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है, बंगाल की स्थिति सबसे खराब कब है? द्वैत शासन। क्या आपको द्वैत शासन समझ में आ गया? खोपड़ी में गया कि नहीं गया? द्वैत शासन मतलब दो लोगों का शासन। द्वैत शासन मतलब दो लोग, कौन कौन? नवाब और कंपनी। जितना सेवा का काम है कौन करेगा? नवाब। और जितना टैक्स वसूलना है सब कंपनी। अमीर कौन बनेगा?
समृद्ध कौन बनेगा? कंपनी। और बंगाल की स्थिति और भी कंगाल। क्या हो गया? समझ में आ गया? अब भारत में केवल आम नागरिकों को नहीं बल्कि इन अंग्रेजों ने जनजातियों को भी शोषित करना शुरू कर दिया। ध्यान से देखना हम क्या बात बोल रहे हैं। बिहार, बंगाल और उड़ीसा जनजाति भी यहां खूब रहते हैं, खास करके छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में। छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र जो है बिहार से ठीक दक्षिणी, वर्तमान बिहार के ठीक दक्षिणी भाग से लेकर झारखंड, समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का पठार। ये हिस्सा जो है वो पूरा छोटा नागपुर का पठार का है, पूरा जंगल का भाग है ये, अभी भी जंगल है। समझ में आ रहा है? झारखंड जो बिहार बॉर्डर से आगे बढ़ोगे तो पूरा जो है ये जंगलों का हिस्सा जो है यही कहलाएगा छोटा नागपुर का पठार। तो उस समय झारखंड तो था ही नहीं, तो ये तो बिहार में ही शामिल था। तो इसी हिस्से में जो जनजाति है ये जो छोटा नागपुर पठार, और आज भी है, ठीक है, आज भी यहां खूब जनजाति रहते हैं, छोटा नागपुर का पठार, इंक्लूडिंग बिहार। बिहार में भी जैसे संथाल जनजाति के लोग सबसे ज्यादा है, संथाल जनजाति के लोग ज्यादा है। बिहार में कई जनजाति हैं, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, ठीक है, कोरा हो गया, कोरवा हो गया, गोराइत हो गया, चेरो हो गया। समझ में आ रही नहीं आ रहा है? ये सब जो है भील नहीं रहेगा बिहार में, भील गोंड ये सब नहीं रहेगा बिहार में, ठीक है। हाँ, गोराइत हो गया, ये सब कोरवा हो गया, ये सब जो है बिहार में और झारखंड में रहने वाले जो जनजातियों का नाम है। हो गया, उराव हो गया, ये सब जनजाति ट्राइब्स का जो एक समुदाय है, समुदाय का नाम है। झारखंड में आज भी संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए जो उसमें नौकरियां होती है, वैकेंसी होती है, उसमें विशेष आरक्षण दिया जाता है कि ये लोग भी आगे बढ़ सके। ये लोग आज भी समुदाय में ही रहते हैं, जहां पर भी रहेगा ग्रुप में, झुंड में रहेगा। बस समझ में आ रहा है? तो बहुत कुछ से अवेयर नहीं है, स्थायी नहीं है, तो और दिक्कत है। तो भारतीय आम नागरिकों के साथ साथ अंग्रेजों के द्वारा जनजातियों को भी, किसको, प्रताड़ित किया जाने लगा। कैसे होता था? ध्यान से देखिएगा। ये जनजाति जो खेती करते थे वो जंगलों में खेती करते थे। कहां करते थे? जंगलों में। और जंगल का खेती का मतलब ये होता है कि ये लोग पूरे तरीके से प्रकृति पर जो है वो निर्भर है। किस पर निर्भर है? अरे जंगल में खेती होगा तो बरसात होगा तभी खेती हो सकता है, बरसात नहीं होगा तो वहां सिंचाई का कोई ऑप्शन थोड़े है। और जनजातियों को कोई मतलब ही नहीं इतना कि सिंचाई का उतना व्यवस्था करे कि दूर से पानी लेकर के आए, आ भी नहीं सकता और संभव ही नहीं है। खेत में पानी देना जंगलों में खास करके और टफ होता है। तो जब बारिश अच्छा होगा तो खेती अच्छा। अंग्रेजों ने इन लोगों के लिए भी भू राजस्व की व्यवस्था कर दिया। अरे जो जनजाति लोग हैं उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। अब तुम सोच करके देखो, एक तो खेती बेहतर नहीं हो सकता है कभी, तो कभी नहीं भी हो सकता है, और इसको भी टैक्स दिया गया। तो इसके लिए जनजातियों ने तुरंत विद्रोह शुरू कर दिया। अब भारत में भारत के आम नागरिक सोचेंगे एक तरफ विद्रोह करने के लिए, तो एक तरफ जनजातियों के द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के माध्यम से भारतीय आम नागरिकों के साथ साथ जनजातियों को भी शोषित किया। भारतीय कृषकों के भू राजस्व के व्यवस्था के साथ साथ जंगलों में खेती करने वाले जनजातियों के लिए भी भू राजस्व की व्यवस्था की गई। और जब ये टेम्पर्ड हुए, इसके खिलाफ गए, तो कई विद्रोह हुआ, और उसी को कहते हैं जनजातीय विद्रोह। क्या बोलते हैं? सब जनजातीय विद्रोह ज्यादातर हिंसात्मक होगा, मतलब बातचीत से बात नहीं बनेगा। हिंसात्मक मतलब मारकाठी, मारधाड़ी होगा। और क्या होगा? जो जनजाति है वो सुनेगा थोड़े ना इतना में। जब विद्रोह हुआ तो सीधे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा, भले ही शहीद हो जाए लेकिन लड़ेगा। तो इसी को कहते हैं, इस टॉपिक को, जनजातीय विद्रोह। क्या बोलेंगे हम? तो बिहार में होने वाले जितने भी जनजातीय विद्रोह है सबको हम डिस्कस करेंगे इसमें। बिहार के जनजातीय विद्रोह या बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध
जनजाति विद्रोह, जनजाति विद्रोह। एक आध आंदोलन भी रहेगा, तो आंदोलन भी इसमें बताएंगे, या कोई सामाजिक विद्रोह रहेगा तो इसमें सामाजिक विद्रोह भी हम बताएंगे। सामाजिक विद्रोह, विद्रोह और आंदोलन का मतलब समझ में आता है, क्या होता है? पहले बताया तुम लोग को? नहीं, क्या होता है? किसी के खिलाफ आंदोलन करना, हिंसा करना। अच्छा ठीक है, सुनो। अब अगर कोई विरोध योजनाबद्ध हो और अगर वो हिंसात्मक नहीं हो तो उसको आंदोलन कहते हैं। कोई भी विरोध किसी के विपक्ष में हो और अगर वो योजनाबद्ध हो, मतलब योजना के साथ बनाया गया है, और अगर वो अहिंसात्मक यानी हिंसात्मक नहीं हो तो उसको आंदोलन कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों का जो विरोध किया गया वो सब अहिंसात्मक था। कैसा था? इसीलिए उसको आंदोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कहीं अगर हिंसा हुआ है तो गांधी जी तुरंत उसको बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गांधी जी के द्वारा जो अंग्रेजों का विरोध हुआ है उसको कहते हैं आंदोलन। क्या बोलते हैं? जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो। गांधी जी कभी भी हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे। तो आप समझ गए, योजनाबद्ध तरीके से अहिंसात्मक विरोध को आंदोलन कहेंगे। क्या कहेंगे? समझ में आ गया? तो आंदोलन में मारकाट होगा कि नहीं होगा? मारकाट, योजना बना हुआ रहेगा कि कैसे विरोध करना है। दूसरा है विद्रोह। क्या बोला हमने? इसमें योजना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हिंसात्मक जरूर रहेगा। हिंसात्मक जरूर रहेगा। हिंसात्मक का मतलब यह नहीं कि किसी का जान चल ही जाए एकदम, लेकिन जान लेने देने की बात एकदम आ जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? उसी को बोलते हैं हिंसात्मक। तो विद्रोह जब भी होगा तो हिंसात्मक होगा, और योजना हो भी सकता है और भी नहीं भी हो सकता, इसको विद्रोह बोलते हैं। तीसरा एक होता है क्रांति। क्या होता है? क्रांति हिंसात्मक भी हो सकता है, अहिंसात्मक भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन क्रांति के लिए सबसे जरूरी पहलू यह है कि भारी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे तभी होगा। दो आदमी मिलकर क्रांति नहीं कर सकता है, चार आदमी मिलकर के क्रांति नहीं कर सकता, इसमें हजारों की संख्या में जरूरत पड़ना ही है। 10 लोग मिलकर विद्रोह कर सकता है, लेकिन 10 लोग मिलकर क्रांति नहीं करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? आप 4 लोग मिलकर के कहीं लड़ाई लड़े हैं, उसको क्रांति नहीं बोल सकते, उसको विद्रोह बोल सकते हो। आंदोलन में भी संख्या अधिक चाहिए, कम से कम सैकड़ों लोगों की संख्या चाहिए ही चाहिए। बात समझ में? तीनों का मतलब समझ में आ गया? विद्रोह, आंदोलन, क्रांति। तो इसमें जो हम बता रहे जनजातीय विद्रोह प्रमुख है, इसमें कोई हो सकता है सामाजिक आपका विद्रोह या आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। शुरू किया जाए? इसका मतलब समझे इस टॉपिक का? टॉपिक का मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब क्या है बताओ तुम लोग? इसका मतलब विद्रोह क्यों हुआ? विद्रोह पूरा सेंटेंस को जैसे टॉपिक के लिए बताते हैं उसको वैसे ही समझ करके वैसे बोलने का प्रयास करते रहना चाहिए आपको। ठीक है? ठीक है। भारत में अंग्रेजों या अंग्रेजी कंपनी के माध्यम से न केवल भारतीय आम नागरिक और कृषकों को प्रताड़ित किया गया और शोषित किया गया, बल्कि यहां रहने वाले जनजातियों को भी भू राजस्व जैसी व्यवस्था में शामिल करके और उसे भी शोषित और प्रताड़ित किया। इसके विरुद्ध भारत में जनजातियों के द्वारा चलाया जाने वाला विद्रोह को कहेंगे जनजातीय। तो भारत में ना बात करके हम तो बात करेंगे बिहार वाला मेन। वैसे ज्यादातर बिहार में ही हुआ है, भारतीय इतिहास में भी पढ़ोगे तो कुछ ही ऐसा है जो पंजाब उंजाब में दिखेगा, जैसे कुका विद्रोह होगा। ठीक है? तो ऐसे पंजाब के क्षेत्र में मतलब ज्यादातर जो है बिहार में ही होगा। इसमें शुरू किया जाए? अब आपको समझ में आ गई टॉपिक? तो ये बात जो भरभली बोलते हैं यही सब बात किताब में भी रहता है, तभी तो किताब मोटा बनता है। लेकिन किताब डायरेक्ट पढ़ने के लिए जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, पूरा खोपड़ी काम करना बंद कर देगा। लेकिन जब पढ़ा देते हैं तो किताब पढ़ा करो। समझ में आया?
जब क्लास में पढ़ा देते हैं तो घर जाकर के किताब पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि हाँ ये सर पढ़ाए हैं। हाँ, अच्छा, बात घुमा फिरा के किताब पर पहुंच गया कि किताब कब मिलेगा, है ना? मिल जाएगा आप लोग को, आप लोग निश्चिंत रहिए एकदम। सर जब ब्रिटिश कंपनी ये सब घटनाएं कर रही थी तब अदर कंपनी जैसे डच फ्रांस का व्यापार में हस्तक्षेप नहीं था क्या? डच फ्रांस सबको मार के ठीक कर दिया है अब तक। अंतिम लड़ाई जो बड़ा है, देखो, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो व्यापारिक एकाधिकार भी चाहते थे। 1760 में एक लड़ाई हुआ, उसको बोलते हैं वांडीवास की लड़ाई, कर्नाटक की तीसरी लड़ाई का हिस्सा है, और इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को मार के ठीक कर दिया है। ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच है। ब्रिटिश का नेतृत्व कर रहा था सर आयर कूट, और यहां काउंट डी लाली। अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को मार के ठीक कर दिया गया 1700, और इसका व्यापार बंद हो गया आगे चल करके भारत से। बेदरा का लड़ाई 1759 में हुआ और अंग्रेजों ने डचों को मार के ठीक कर दिया। क्या बोले, पहले ये भारत में सब कंपनी व्यापार करने आया, फिर सब कहा कि हमको व्यापारिक एकाधिकार चाहिए, केवल हम व्यापार करेंगे। अंग्रेज दो दो काम कर रहा है इस समय, एक तो उधर भी निपट रहा है कि बाकी सबको उधर क्लियर करो, और इधर भी जीतने को। देखो ना, 1757 में जो है प्लासी की लड़ाई भी हुआ है, और 1760 में वांडीवास की हुआ है। इसका दूसरा पहलू तुमको अभी नहीं बता रहे हैं। जैसे स्टोरी, एक तरफ फिल्म देखते नहीं, और गधा फिल्म देखता है तो एक स्टोरी चलता है तो दूसरा रुका हुआ रहता है। 3 इडियट्स मूवी देखा है? इधर का कहानी बताएगा तो उधर रुक जाएगा, नहीं रुकता है, फिर इधर का खत्म होगा तो फिर उसको शुरू करेगा। एक ही बार में दोनों को कैसे बताएंगे? तो दूसरे तरफ ही क्या चल रहा है कि जब कंपनी कई आए भारत में तो आपस में भी लड़ाई कर रहा है सब कि केवल हम व्यापार करेंगे, केवल हम करेंगे। और ये दोनों की लड़ाई में सबसे आगे है ब्रिटिश और फ्रेंच। ब्रिटिश और बाकी तो किसी का युद्ध नहीं बढ़िया हुआ। 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। किसको? तो डच चौपट हो गया भारत से। और 1760 में वांडीवास की लड़ाई में, कर्नाटक के तीसरे का ही लड़ाई का ही हिस्सा है, और इसमें जो है सर आयरकुट जो है वो आपका फ्रांसीसियों को समाप्त कर दिया। पुर्तगालियों का वैसे ही व्यापार एकदम अवरुद्ध हो चुका था, एकदम नाम मात्र का व्यापार कर रहे थे। तो अंग्रेज सबको हराया, तभी तो अंग्रेज भारत को गुलाम बनाया। अगर भारत में इन लोगों की लड़ाई में अगर अंग्रेज हार जाता, फ्रांसीसी जीत जाता, तो हो सकता है कि भारत को फ्रांसीसी गुलाम बनाता, या हो सकता है गुलाम नहीं भी बनाता, केवल व्यापार करता। बात समझ में आ गया? तो जो सब में जीता वही फिर भारत को जीता। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर जो विद्रोह शुरू कर रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो एक विद्रोह, इसका नाम है नोनिया विद्रोह। क्या नाम बताओ? इसका नाम है नोनिया विद्रोह, नोनिया रेबिलन, नोनिया विद्रोह, इसका नाम क्या है? ये विद्रोह जो है बिहार में हुआ है 1770 में शुरू, और 1800 ईस्वी तक चला। 30 वर्ष, कभी कम या कभी ज्यादा मिलाकर कितने वर्ष? नोनिया विद्रोह शुरू कब हुआ? 1700, चला कब तक? 1800 तक। जो पॉइंट आपको हम बताए थे कि प्लासी में और बक्सर में अंग्रेजों का जीत हुआ, वहीं से अंग्रेजों के द्वारा भयंकर शोषण का दौर शुरू होता है प्रत्येक हिस्से में। बिहार में जो है अगर देखा जाए, नोनिया एक जाति का नाम है, ठीक है, नोनिया एक जाति का नाम है। और ये नोनिया जाति के जो लोग होते थे, इसका काम होता था कि सोरा के मिट्टी को जमा करके, सोरा के मिट्टी को जमा करके और अंग्रेजी तथा अन्य कंपनियों को बेचता था। सोरा क्या होता है बताए थे आपको? मिट्टी से निकल, जहां दलदली मिट्टी के स्थानों पर होता था तो वहां के मिट्टी में सोरा का अंश होता था। जैसे सारण में, कहां बोला हमने? मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, इन जगह के मिट्टियों में जो है वो होता था सोरा। क्या होता था? तो सोरा के मिट्टी को जमा करके और ये नोनिया जाति के लोग अंग्रेजों तथा अन्य व्यापारिक कंपनियों को बेचती थी, और इसके बदले अंग्रेज इसको एक मन मिट्टी के लिए, एक मन मतलब 40 किलो, 1 रुपया देता था। कितना देता था? 1 रुपये देता था।
जबकि अगर यही सोरा के मिट्टी को फ्रांसीसियो तथा दूसरे किसी कंपनी को अगर बेचा जाए तो उसमें इसके लिए इसको जो है 2 या 3 रुपए मिलता था, 2 या 3 रुपए। हालांकि सबसे ज्यादा व्यापार स्थापित अब अंग्रेजों का है। अंग्रेजों का कहना है कि केवल तुम हमको बेचेगा और किसी को नहीं बेचेगा। नोनिया जाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया और इसी को कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नोनिया विद्रोह किससे संबंधित है? सोरा के व्यापार से संबंधित है, सोरा के व्यापार से संबंधित है जो नोनिया जाति के द्वारा किया गया। तो अभी जैसे हम बताएं कि 1 मन मिट्टी के लिए जो ब्रिटिश है यानी जो अंग्रेज है 1 रुपया देता है। कितना देता है? जबकि यही अगर फ्रांसीसियो को दिया जाए तो 2 या 3 रुपया। समझ में आ रहा है? विद्रोह का नाम क्या है? कब से कब तक चला? 1700। समझ में आ गया? आगे जो विद्रोह है इसका नाम है सन्यासी विद्रोह। क्या नाम है? सन्यासी विद्रोह। इसका नाम ही है सन्यासी विद्रोह। देखो पढ़ाने का तो इतना पढ़ा देंगे कि तुम्हारा खोपड़ी काम करना बंद कर देगा, लेकिन हम भी फिर भी समझते हैं कि कब कितना बताना है ना कि नहीं है? जरूरत से ज्यादा अगर डोज मिल जाएगा तो दिमाग धीरे धीरे स्लो हो जाता है। ऐसा होता है। अगर तुम जिस इंटेंसिटी के साथ शुरुआत में क्लास करोगे अंतिम में वही इंटेंसिटी नहीं बचेगा। इसीलिए गैप चाहिए होता है। जब पढ़ रहे होते हैं रूम पर या कहीं पर तो गैप चाहिए होता है, बीच में थोड़ा रिफ्रेश करना होता है अपने आप को, है ना? इस विद्रोह का नाम बताओ क्या है? यह विद्रोह भी चला है लगभग 1770 से लेकर के 1800। इसका भी टाइम पीरियड लगभग वही है, 1770 से लेकर के। इस विद्रोह का पीक टाइम था 1800 ईस्वी। सबसे ज्यादा यह विद्रोह जो हुआ इसका नाम क्या है? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय साधु संतों को, भारतीय भेदिया समझकर, भेदिया मतलब षड्यंत्रकारी, समझ में आ रहा है? समझकर फांसी दिया जाने लगा। क्या दिया जाने लगा? और ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से उतना अवगत नहीं था। जो साधु संत लोग होते हैं उसका अपना एक गेटअप होता है, दाढ़ी खूब बड़ा बड़ा, बाल मतलब जटा बन जाए, ठीक है, और पहनावा ओढ़ावा भी एकदम अलग होता कि नहीं होता है? अंग्रेजों को लगा कि ये लोग सब आतंकवादी है, भेदिया है, जासूस है, षड्यंत्रकारी है, सब लड़ाई यही लगवाता है। हमारा पूरा खुफिया विभाग का काम यही कर रहा है कि उधर से सब बात इधर उधर करना। खास करके बंगाल में और पूर्वी बिहार के पूर्णिया में, पूर्वी बिहार के, इसका जो केंद्र बना था विद्रोह का वो पूर्णिया बना था बिहार में, और साथ साथ में बंगाल, साथ साथ में कहां? तो इन लोगों को भेदिया समझ करके अंग्रेज जो है, चूंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति से अवेयर नहीं है, इन लोगों को फांसी देना शुरू कर दिया। क्या देना शुरू कर दिया? और इसी के विरुद्ध में जो साधु संत या सन्यासी है, ये साधु संत या सन्यासी जो है ये सब विद्रोह किया है, और इसी विद्रोह को कहते हैं सन्यासी। क्या बोलते हैं? जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति से अवगत, भारतीय साधु संतों और सन्यासियों को उसने भेदिया समझ करके फांसी देना शुरू कर दिया। क्या देना शुरू कर दिया? इसी के विरुद्ध में साधु संतों और सन्यासियों के द्वारा जो विद्रोह हुआ उसी को क्या बोलते हैं? विद्रोह का केंद्र बताओ। विद्रोह का केंद्र पूर्णिया, और बिहार में कौन सा? पूर्णिया। दोनों समझ में आ गया? दोनों का टाइम पीरियड एकदम बराबर है, 1770 से लेकर के। तो पहला है नोनिया विद्रोह और दूसरा है, आगे वाला बात कल बताएंगे। लिखवा दे। अच्छा कम से कम हेडिंग दे दो, आज लिखो। तुम लोग पहले ही लिख लिया तो बिना बताए क्यों लिख लिया तुम लोग? लिखना नहीं था ना? जब तक बोले नहीं जब तक नहीं लिखना है।
ठीक है। हाँ, द्वैत शासन लिखना नहीं है, एक लाइन में चाहो तो उसको ऐड कर लोगे ऐसे। ठीक है। 1765 ईस्वी में, पहले वाले टॉपिक में, अभी वाला नहीं। 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया। बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया। लगाया। ठीक है। बंगाल की ज्यादातर शक्तियां, इसी में बंगाल की ज्यादातर शक्तियां कंपनी के हाथों में चली गई, कंपनी की हाथों में चली गई। ठीक है। एक पॉइंट अगर ऐड कर सकते हो तो बस ये लिख लेना, 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने, 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने, 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त किया। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त किया, बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त किया। लिखा आपने? चलो आज के लिए इतना, आगे मिले। हेडिंग दे देना सभी लोग, जनजातीय विद्रोह, बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह, आंदोलन या सामाजिक विद्रोह।